सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है हिंदी विषय के सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव किया है जो मार्क्स तो आपको देगा ही देगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर बीपीएससी में चुनते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट चुने हैं, फिलहाल आप लोग हिंदी साहित्य वाले हैं, तो सबसे पहले क्या जानना चाहिए विद्यार्थी को? सिलेबस। आप सच सच बताइए, इसमें कितने लोगों को सिलेबस पता है हिंदी साहित्य का? एकदम जवान पर जिसका रटा हुआ कि हाँ ये सिलेबस है। तो पहला आदम बढ़िया से दिमाग में बिठा लें, सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दूं यहाँ शुरू करने से पहले कि मैं हिंदी साहित्य जो भी पढ़ा हूँ, मैं संवाद आईएएस में हिंदी साहित्य पढ़ा था। मेरे शिक्षक थे कुमार अजय सर। उनका ये पेटेंट वाक्य है, उनका बहुत ही बढ़िया उन्होंने कहा था हम लोगों को पहला दिन क्लास के साथ जब मैं आपके जैसा बैठा हुआ था कि भाई अगर आपको अपना सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता है तो आप कभी भी अपना सब्जेक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कुमार अजय सर के इस मतलब कि गुरु वाक्य को मैं आज आप लोगों को देता हूँ कि अपना सिलेबस एकदम मुंह पे याद रखिए कि मैं रात को 2 बजे भी आपको झंझोड़ कर पूछूं कि भाई कबीर के कितने दोहे पढ़ने हैं, तो आप बेहिचक विदिन 1 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका रिप्लाई आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग? सिलेबस को जानेंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस को जानने के बाद ही ना पता लगेगा कि हमको कितना दिन में ख़त्म करना है, किसको हमको कितना वेटेज देना है। और आप तो सिलेबस ऐसा कर दिया है कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और 2 पार्ट को मिलाकर 1 पार्ट में कर दिया है, तो बीपीएससी के पास छोड़ने का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा हो गया है। पहले बीपीएससी जब 2 पार्ट में एग्जाम लेता था 2 पेपर का, तो दोनों सब्जेक्ट को कवर करता था ठीक ठाक से। अब तो एक ही पेपर है, एक ही पेपर में उसको इतना बड़ा सब्जेक्ट को एकदम समाहित कर देना है, तो उसके पास छोड़ने का जो विकल्प है वो ज़्यादा हो गया है। लेकिन बीपीएससी एक ऐसा अलबेला आयोग है, इस पर अगर भरोसा करते हैं आप तो मतलब कि वो क्या नोट वाला वो चला था कहानी, वो कौन गुप्ता बेवफाई वाला, वो ऐसा है बीपीएससी। हाँ बहुत याद है आप लोगों को नहीं? तो वो बेवफा आयोग है। 66वां बीपीएससी का मेंस का क्वेश्चन हिंदी साहित्य का किसने कितने लोगों ने देखा? तो उसमें से आपको लगा नहीं कि ये ऐसा वाहियात और इतना एक तरफा और इसरा मतलब ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? मतलब सिर्फ भक्ति काल से इतने प्रश्न पूछ देना, ये कहाँ के इंसान, कहाँ का मतलब समझदारी है? कैसे आदमी तैयारी करेगा जब पिछले लगातार 3 साल से भक्ति काल में प्रश्न एक ट्रेंड होता है कि भाई इस बार कबीर पूछा है तो अगली बार तुलसी पूछेगा, तुलसी पूछा है तो सूर्य पूछेगा, या 3 में से हम 2 कर लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन तीनों से फुल प्रश्न पूछ देना और पूरे 12 में से 6 प्रश्न या 70% क्वेश्चन को सिर्फ भक्ति काल से पूछ देना, ये तो कोई महान आत्मा ही कर सकता है ना। तो आप लोगों का फ्यूचर कितना अनसर्टेन है कि एक आदमी आपका फ्यूचर तबाह करके चला जाएगा। एक क्वेश्चन सेटर आपको 2 साल पीछे कर देगा ज़िंदगी में, ऐसा ही घटिया प्रश्न को सेट करके कि पूरा भक्ति काल को पूछ दिया। फिर आपका लोग जब आप रैंकर बनेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपके बैचमेट आपको बोलेंगे अच्छा हो तुम हिंदी से पढ़े थे और तुम तो जैसे साले फारसी पढ़ के आए थे, बहुत ब्रिलियंट हो नहीं तुम। तो ये तो अब पूछिए उनसे कि क्या इतिहास में ऐसा हुआ है कि सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास से 70% प्रश्न पूछे गए? क्या पॉलिटी में ऐसा हुआ है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट से 70% प्रश्न पूछ दिए गए? क्या कि और किसी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है? भूगोल में किसी भारत का भूगोल 70% है, लेकिन हिंदी साहित्य में तो ऐसा हुआ 66वां बीपीएससी में कि भक्ति काल से 70% प्रश्न पूछे गए हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, तो आप ये नाटक मत कीजिएगा और ये ड्रामाबाजी मत कीजिएगा आप लोग कि भाई हम इसको छोड़ देंगे। आप छोड़ने की स्थिति में नहीं है। बीपीएससी आपको चौंकाएगा इसीलिए कि मैं आज भी बीपीएससी पे मैं यकीन करता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट होशियार लोग वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। अगर होते तो ये गलती नहीं कर रहे होते वो। अच्छा, बीपीएससी का सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से बड़ा है। पता नहीं आप लोगों ने यूपीएससी का सिलेबस देखा है कि नहीं। हुआ यूँ कि बाद में यूपीएससी ने सिलेबस रिवाइज किया, उसी के अनुसार स्टेट पीसीएस यूपी ने भी कर लिया, लेकिन बीपीएससी तो महान आत्मा है भाई, ये भूले हुए हैं अभी तक। जब इसने 2 पेपर को हटाकर 1 पेपर किया था तो हम लोग को यकीन हुआ था। मैं 56 में सेलेक्ट हुआ हूँ, ये 60 से 62 में शुरू हुआ था नाटक। तो मुझे लगा था कि बीपीएससी सिलेबस को रिवाइज करिए। रिवाइज क्या किया? सब कुछ सेम है। सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ ना, खाली 2 पेपर को 1 पेपर कर दिया। बाकी तो यही है ना, पहले भी यही था, आज भी यही है। तो अब इतना में से आपको 1 पेपर देना है, कितना चुनौती है कि नहीं? तो हम लोग अब बारी बारी से चर्चा करेंगे। देखिए
ये जो बीपीएससी का जो सबसे पहला जो मार्क्स अंकदायी सब्जेक्ट आपका है वो ये है, यहाँ तक ये जो है आपका अंकदायी सब्जेक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं भाषा विज्ञान, है ना। ये भाषा विज्ञान आपका जो नंबर है आपको मोर देन 70% लाएगा। तो भाषा विज्ञान में कितने टॉपिक है? मात्र 8 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिस समय बीपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा प्री का, या मैं वो कहता हूँ जिनका बीपीएससी में रिजल्ट आने की संभावना प्रबल है, उसका मेंस का अलग हम बनाएंगे, आप लोग क्लास लेंगे तो बताएंगे। जिनका बीपीएससी में प्री होने की संभावना है, सबसे पहले वो ये करेंगे कि भाषा विज्ञान का नोट्स बना के कॉपी में रख लेंगे। रिजल्ट मतलब पीटी के रिजल्ट आने के बाद भाषा विज्ञान सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है। बढ़िया से समझ लीजिए, रिपीट करता हूँ। जिनका प्री का एग्ज़ाम बढ़िया गया है और जो हिंदी साहित्य एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, प्री के एग्ज़ाम होने के बाद अब प्री के रिजल्ट आने के पहले भाषा विज्ञान का मात्र 8 टॉपिक है। अगर एक टॉपिक को आप 2 दिन में भी पढ़ते हैं तो 16 दिन, 3 दिन में पढ़ते हैं तो 24 दिन, 24 डेज मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। नहीं, 24 डेज आपके पास हैं, इतना ले लीजिए कि 8 चैप्टर को पढ़ ले, बना लीजिए अपना कॉपी में बढ़िया से। जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल हैं, जो आपको सर नोट्स देंगे, उनसे अपना बढ़िया नोट्स बना लीजिए। प्री के बाद भाषा विज्ञान को सिर्फ रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करेंगे डेली। और ये परीक्षा के 15 दिन पहले भाषा विज्ञान को डेली पढ़ना है, कम से कम 2 घंटा। तो भाषा विज्ञान से जनरली 3 प्रश्न बीपीएससी पूछता है, बना सकते हैं आप 3 प्रश्न जनरली। और टोटल कितना प्रश्न बनाना है? तो 3 प्रश्न बीपीएससी से भाषा विज्ञान से पूछ सकता है। ऐसे हम मिनिमम मांग के चलते हैं 2 से कम तो नहीं पूछेगा, मिनिमम 2 पूछेगा ना। तो 38 दूना 76, 75 नंबर है ना आपके पास। 75 में मोर देन 65 मार्क्स ला सकते हैं। तो भाषा विज्ञान की एकमात्र रणनीति यही है कि प्री रिजल्ट के पहले आपके कॉपी में नोट कर लिया जाए, प्री के बाद रिवीजन करें, परीक्षा के 15 दिन से 20 दिन पहले कम से कम 2 घंटा इसको डेली रिवाइज करें। मिनिमम 2 प्रश्न की गारंटी है, ऐसे 3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं वो। तो भाषा विज्ञान का ये है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो पोर्शन है, ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भरतेंदु काल, द्विवेदी काल, ये सब। छायावाद इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानियाँ, कविता। इससे लगभग जो कि 1 प्रश्न पूछेगा। हालांकि बहुत खुश हो गया था, आजकल नई कविता का बहुत ट्रेंड चलता है, नई कविता बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। 2 प्रश्न इससे भी मान लीजिए। देखिए यही इसका ब्यूटी है कि मतलब कि आप ये जो भाषा विज्ञान है, मात्र 8 टॉपिक में आपको 2 प्रश्न की गारंटी है। हो सकता है 3 प्रश्न भी पूछ दे, लेकिन इतना बड़ा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें शायद 2 प्रश्न पूछे या 1 ही प्रश्न पूछे। ये भी है कि पूरा प्रश्न नहीं पूछे, 1 ही प्रश्न पूछे। और सिलेबस भाषा इसका जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो सिलेबस है बहुत ही मोटा है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास आप छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ इसलिए नहीं सकते हैं कि जो 6 जो कवि पढ़ने हैं, उन कवियों की जो रचनाएँ हैं वो यही हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलेगी। उसमें ओवरलैपिंग है। मतलब अगर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पढ़ते हैं, जैसे कबीर का दोहा पढ़ते हैं तो कबीर में भी काम आएगा। भ्रमर गीत यहाँ पढ़ते हैं तो भ्रमर गीत के दोहे यहाँ भी हैं। आपको सब चीज़ यहाँ कॉमन मिलेगा। जैसे कुरुक्षेत्र यूपीएससी में लगा हुआ है लेकिन बीपीएससी में नहीं लगा हुआ, तो कुरुक्षेत्र जैसे कोई भी ऐसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नागार्जुन की कविताएँ पढ़ते हैं, तो नागार्जुन की कविताएँ जब हम पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको मिलेंगे वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में। अब नागार्जुन के बारे में कुछ प्रश्न पूछा था, वहाँ से मिल जाएंगे। दिनकर के बारे में प्रश्न पूछा। कामायनी आपको जनशंकर प्रसाद की रचना है, फुल प्रश्न उससे पूछता है बीपीएससी में, अलग से लगा हुआ, हम आगे चर्चा करेंगे। और कामायनी की रचना आपको छायावाद में पढ़नी है। तो हिंदी साहित्य में अगर छायावाद पढ़ रहे हैं तो कामायनी पढ़ना ही पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें आपको मिल जाएगा एलिजी में शोक गीत क्यों बोलते हैं सरोज स्मृति को, वो भी पढ़ना है। और वही चीज़ आपको वहाँ भी पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा में। और कामायनी में, यहाँ पे कामायनी की 5 रचनाएँ 5 कविताएँ पढ़नी है, वहाँ कामायनी का 4 सर्ग पढ़ना है। यही अंतर है, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो आप इस आधार पे कि भाई इतना बड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में से 1 प्रश्न पूछने की संभावना है तो कौन इतना पढ़े, तो वो गलती नहीं करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य समझेंगे भी नहीं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है और इसमें से 1 प्रश्न गारंटी पूछा जाएगा आपसे। और अभी का जो ट्रेंड है लगभग नई कविता, साठोत्तरी कविता, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछता है।
वो हम लोग जब एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे उसके साथ सेलेक्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट पिछले 3-4 साल का मेंस का क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तब समझ जाएंगे कि अगर पिछली बार उसने पूछा है रीतिकाल तो अब नहीं पूछेगा, पिछली बार उसने पूछा है आदिकाल तो अब नहीं पूछेगा। और बहुत ज़्यादा उसमें विविधता नहीं है, जैसे आदिकाल का नामकरण का प्रश्न पूछेगा सीधे सीधे, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी, तो बहुत ज़्यादा उसमें एकदम ये नहीं है, मतलब कि बिखराव नहीं है प्रश्नों में, लगभग सेट पैटर्न है। अगर 5 साल का प्रश्न का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बाकी ये जो प्रश्न है, जैसे देखिए कि आधुनिक हिंदी के उपन्यास और यथार्थवाद का आविर्भाव, ये तो प्रश्न बहुत बढ़िया है, हम चर्चा करेंगे। नाटक का संक्षिप्त इतिहास, इसके बाद आपको 3 चीज़ जो पढ़ना है, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब सेक्शन 2 में, हाँ ये तो हाँ ठीक है, ये हमने चर्चा किया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका पहला पाठ हुआ, खंड पाठ सेक्शन 1, जिसको हमने बोला हिंदी भाषा का इतिहास। तो हिंदी भाषा के इतिहास में हम इसको हम लोग बोलते हैं भाषा विज्ञान। इनफैक्ट इसको हम लोग भाषा विज्ञान बोलते हैं। और ये शुरू में हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये हिंदी साहित्य का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भाषा विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा पुस्तक पढ़ने का सकता आपको नहीं है, इंस्टीट्यूट वाले आपको ये लोग बना के दे देंगे, वो सफिशिएंट मटेरियल है। उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और नहीं ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। भाषा विज्ञान के जो 8 टॉपिक हैं, वापस चला गया है, भाषा विज्ञान के जो 8 टॉपिक हैं, यही 8 टॉपिक हैं आपको 1 से लेकर 8 तक। इसमें सब हमने बताया है आपको कि 2 प्रश्न कन्फर्म पूछेगा, मैक्सिमम 3 प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन 2 प्रश्न की गारंटी है, 2 प्रश्न यानी कि 76 मार्क्स, जिसमें ला सकते हैं मोर देन 65 मार्क्स। हम तो इसकी डिटेल चर्चा कर चुके हैं। इसका कोई नोट्स कहीं से कोई, जैसे बलराम तिवारी का बुक्स भाषा विज्ञान में मिलेगा आपको, बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटरों ने लिख रखा है, इतना रिसर्च नहीं करना है आपको। चुपचाप जो इंस्टीट्यूट का जो नोट्स मिलेगा उसको ले लेना है। मार्केट में और भी नोट्स होंगे, संवाद IAS के होंगे, दृष्टि के होंगे, उनको ले लीजिए। आप देख लीजिए कौन कौन सा पॉइंट्स अलग जुटा हुआ है, उसको आपस में जोड़ दीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए PT के बाद और PT के रिजल्ट के पहले, और उसको बना के रख लीजिए। जैसे ही PT का रिजल्ट आ जाए बाकी पे फोकस कीजिए, उसको छोड़ दीजिए रिवीजन के लिए। 8 में से ये 8, सोचिए कितना कन्फर्म है कि 8 में से मतलब कि 2 और नहीं तो 3 प्रश्न, ये मात्र 8 प्रश्न से पूछेंगे। और ये 8 प्रश्न ऐसा है कि 2 प्रश्न से ज़्यादा, 2 पन्ने से ज़्यादा आपको है ही नहीं कंटेंट पढ़ने के लिए। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे देखिए अपहरण शब्द प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक के शाब्दिक विशेषता है, तो किसमें 12, इसमें संज्ञा का दर्भाव हुआ, उसमें प्रोनाउन था, इसमें नॉन नहीं था, यही सब प्रश्न पढ़ना है आपको, बहुत मुश्किल नहीं है, सब समझ जाएंगे आप। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा, तुलसी और सूर्य की कविताएं याद हैं आपको, एक पूरा चैप्टर बना लेंगे आप, इसमें कोई मुश्किल नहीं। या हिंदी भाषा साहित्य इतिहास में पढ़ना है आपको। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास 19वीं सदी में कैसे विकास हुआ भाई, तो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गया, पत्रिकाओं का विकास हुआ, समाचार पत्र छपने लगे, नई नई पत्रिकाएं छपने लगी, खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण का जो मानकीकरण हुआ उसका प्रश्न है ये। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा का मानकीकरण, ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप देखते होंगे, जैसे देखिए एक ये भी होता है, एक ये भी होता है ना। अब यही प्रश्न है कि क्या दोनों होना चाहिए। अब देखिए, अब इसी में हम की ऐसे भी लिखते हैं और की ऐसे भी लिखते हैं, अब री भी है, ऐसे भी है, और री ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये सब क्या नाटक है। तो इसने कहा कि भाई इसको मानकीकरण कर दीजिए। आप चंदा लिखते हैं, चंदा ऐसे भी लिखते हैं, चंदा ऐसे भी लिखते हैं, चांद भी ऐसे लिखते हैं, चांद हम ऐसे लिख देते हैं, तो क्या आपत्ति है आपको। ये समस्या है, ये कन्फ्यूजन है। तो इसी का मानकीकरण कैसे करेंगे, मानकीकरण हम कि ए ओ औ आए ऊ, देखिए अब ये क्या नाटक है यहाँ पे हिंदी में, देखिए ये ऊ भी है और ऊ भी है। अब इसी को हमको कैसे करेंगे मानकीकरण, ऐसा करें। मानकीकरण मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज फॉर्म, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। उसका पहला पैरामीटर क्या कि जो हम बोलें वो हम लिखें। तो आपको कंपेयर करना होगा, जैसे हिंदी में बोलेंगे, जैसे अंग्रेजी में बोलेंगे वॉक, तो लिखेंगे WAL, क्या बोलेंगे वॉक, उसमें L है जो कि गायब है। लेकिन देवनागरी में ऐसा नहीं है, जो बोलेंगे वही लिखेंगे, है ना। और देवनागरी लिपि छोटा है, जैसे मेरा नाम है पंकज कुमार, तो मैं लिखूंगा हिंदी में कैसे, देखिए 3 अक्षर में है, और अंग्रेजी में लिखूंगा तो देखिए कौन बढ़िया है। मानकीकरण का प्रश्न है, जब इसको पढ़ेंगे तो आप डेली पढ़ते हैं। इनफैक्ट इसको आप जब अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, आपको जहाँ जहाँ लिखने में दिक्कत होती है वही हिंदी भाषा की समस्या है।
जहाँ कन्फ्यूज होता लिखने में, क्या हर्षिकार लिखेंगे, दीर्घिकार लिखें, ऊ लिखेंगे कि ऐ लिखें, अंशवार लगाएं कि चंद्र बिंदु लगाएं, जहाँ जहाँ आप कन्फ्यूज होते हैं वही हिंदी की समस्या है, वही मानकीकरण करना है। कितना इंटरेस्टिंग है इसमें कुछ ज़्यादा सर पटकना है इसमें कुछ? तो कहाँ है? तो आपको लगता होगा कि बहुत बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, आप डेली करते हैं, प्रैक्टिकल हिंदी है जो आपको पढ़ना है। स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, इसमें बहुत सारे महापुरुषों ने कुछ कुछ कहे होंगे। महात्मा गांधी बोले होंगे कि राष्ट्र को एकता में बांधने के लिए हिंदी एकमात्र भाषा हो सकती है। तो 4-5 महापुरुषों का नाम याद रख लेना है, खासकर वैसे जो गैर हिंदी भाषी थे, वही प्रोमिनेंट है, वही इसका जवाब आएगा जब आप देखेंगे नोट्स में अपना। स्वतंत्रता के बाद संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, कैसे राजभाषा के रूप में संघ का हिंदी बना, राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या अंतर है, सुप्रीम कोर्ट में आज तक क्यों नहीं बन पाया, क्या उसका क्राइटेरिया था, क्या उसमें कमी आई, क्या उसमें कमी रह गई, क्या क्या आंदोलन किया गया, क्या क्या कितने लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, उसके बारे में चर्चा करना। हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं, उनका पारस्परिक संबंध बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है। मानक हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, ये हूबहू व्याकरण है जी। मानक हिंदी का व्याकरणिक लक्षण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब है जो आप 6ठी क्लास में पढ़े थे। कोई है कन्फ्यूजन इसमें? आप लोग लग रहा हो कि बाप रे ये तो बड़ा एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है, इसको तो देख के तो मेरा एकदम मन खराब हो गया हिंदी का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लोग इसी को मानते हैं। लेकिन सौभाग्य ये है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे बिल्कुल डरेंगे नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं हिंदी भाषा का इतिहास। इससे ये जो प्रश्न है आपका, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल आदि की प्रमुख विशेषताएं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा में छायावाद, फिर रहस्यवाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और नई कहानी, आ कविता। इतना मिला के आपको प्रश्न 2 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, या हो सकता है कि एक ही प्रश्न रहे। यह डिपेंड करता है बीपीएससी के महानता पे, या तो 2 पूछेगा, बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो गया तो 1 पूछेगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, प्रश्न बहुत कम पूछेगा, लेकिन पूरा हिंदी साहित्य का 60% यही है, इसे बच नहीं सकते हैं आप। हम आपको फिर से रिपीट करते हैं कि ये क्यों पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपको 6 कवि और 3 नाटककार, ये सब जो पढ़ने हैं वो सब के सब यही हैं। जितने आपको जहाँ जहाँ जितने, जैसे मुक्तिबोध की पढ़नी है आपको, गजानन मुक्तिबोध की, चांद का मुख टेढ़ा में, अंधेरे में, तो अंधेरे में आपको आएंगे तो इसमें आपको प्रगतिवाद प्रयोगवाद में उनका कविताएं पढ़नी है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, तो प्रगतिवाद प्रयोगवाद इस समय उनकी चर्चा होगी। तो अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, इनकी प्रवृत्तियाँ नहीं समझेंगे कि भाई ये प्रगतिवाद प्रयोगवाद में क्या डिफरेंस था, तो फिर क्या समझेंगे अंधेरे में का। फिर उससे पूछेगा प्रश्न कि फैंटेसी शिल्प क्या है। तो हम लोग जब डिटेल चर्चा करेंगे कभी मेंस उसके क्लास में आपको, तो हम बताएंगे इस सब पे। तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। कामायनी आपको इंडिपेंडेंट सिलेबस है, कामायनी के 2 है, आपको यहाँ भी पढ़ने हैं। छायावाद में उसी तरीके से आपको जो निराला है, निराला आपको छायावाद को अतिक्रमण भी करते हैं, वहाँ भी निराला का वहाँ भी पढ़ना है। राम की शक्ति पूजा पढ़ना है आपको अलग से, और सरोज स्मृति पढ़ना आपको अलग से, यहाँ भी पढ़ना है आपको। तो जो कवि आपको 6 कवि जो वहाँ पढ़ना है, जिसमें सूर, तुलसी भी हैं और कबीर भी हैं, यहाँ भी पढ़ने हैं। भक्ति काल में है ना, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, भक्ति काल में तो वही तो है भक्ति। यहाँ आपको उनके दोहे पढ़ने हैं, उनको वहाँ थोड़ा सा स्पेशलाइज होकर पढ़ना है। यहाँ पे आपको भक्ति काल में तीनों पढ़ना, वहाँ कबीर का अलग पढ़ लेंगे आप फुल क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये तो इंटरमिंगल है, दोनों दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको हम ये सलाह कभी नहीं देंगे कि आप सिर्फ ये 2 क्वेश्चन के लिए, 1 क्वेश्चन के लिए इसको क्या पढ़ना है। एकदम पढ़ना है इसको, और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पूरा हिंदी का 60% ये है। और आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक विधियाँ, ठीक है। हिंदी के उपन्यास, यथार्थवाद का रिभाव, इसका अलग टॉपिक है ये, जो हम गोदान के समय चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। हिंदी में रंगशाला और नाटक 3 पढ़ना है, नाटक नहीं 2 पढ़ना, सॉरी, चंद्रगुप्त पढ़ना है और अंधेर नगरी पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें उद्भव विकास में ये पढ़ना है। देखिए उपन्यास का, कहानी का और नाटक का उद्भव और विकास, ये पढ़ना है बस। सिंपल समझ लीजिए, उपन्यास, नाटक और कहानी का उद्भव और विकास, ये पढ़ना है। उसका 3 स्टेज हो जाएगा, वो क्लास में डिटेल आप लोग पढ़ेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जब हम नाटक पढ़ेंगे तो नाटक में हम लोग को चर्चा करेंगे इसको। हिंदी में साहित्यिक विधा, हाँ यही है ना, हिंदी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, ये है हिंदी साहित्य समालोचना का सिद्धांत और हिंदी के प्रमुख समालोचक। ये छोड़ सकते हैं आप, ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें चिंतामणि जितना मोटा जो निबंध पढ़ना है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि इसको आप छोड़ सकते हैं।
एक गारंटी नहीं कि प्रश्न पूछे, अगर पूछता है तो 2 प्रश्न कभी नहीं पूछेगा समालोचना से, एक ही प्रश्न पूछेगा। तो एक प्रश्न के लिए चिंतामणि का इतना पाठ बनाना और एक प्रश्न के लिए रामचंद्र शुक्ल का उतना क्लिष्ट हिंदी पढ़ना बहुत ज़्यादा उपयोगी प्रतीत नहीं होता है। मेरे तरफ से ये छोड़ सकते हैं। हिंदी में साहित्यिक विधाओं का दौर विकास वही, नाटक, कहानी और उपन्यास बहुत इंटरेस्टिंग, इसको कतई नहीं छोड़ना है। आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहीं से शुरुआत होता है, छोड़ना नहीं छोड़ना। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को लगता होगा जैसे ठीक है, इसने पूछा कि कबीर के 200 पद, कबीर के 200 पद, फिर किसके हो गए जी, सूरदास के 200 पद, तो 400 पद तो यही हो गए। ये 400 पद पता है कब काम आएगा आपको, जब आप व्याख्या लिखेंगे। अच्छा, वैसे व्यक्ति का क्या जिसको व्याख्या लिखने का मूड नहीं है, उसको कौन रोक लेगा? जिसको व्याख्या नहीं लिखना है वो क्यों पढ़ेगा 400 पद जी? पढ़ेगा? तो आप पहले ये डिसाइड करें कि व्याख्या लिखना है कि नहीं। व्याख्या लिखने के मूड में है तो पढ़िए, और नहीं मूड में है तो सूर्य, तुलसी और इनको भी नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए ना इनके 600 पद। देखिए ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पैटर्न के सेट पे। अभी तक तो ऐसा दिखा नहीं है ऐसा कंपलसरी ऐसा दिखा है? बात खत्म है। तो 600 पद एक व्याख्या के लिए क्यों रिस्क लेंगे? मैं तो व्याख्या लिखता, मैं अपना क्लियर कर दूं। देखिए जब क्वेश्चन बाइफरकेट होता है तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। जैसे 36 नंबर का एक प्रश्न हो, अब 12-12 नंबर का 3 प्रश्न 36 नंबर का, तो 12-12 में हो सकता है कि 9-9 मिल जाए, तो 9 × 9 27 हो गया, लेकिन 36 में 27 मुश्किल से मिलेगा। जब क्वेश्चन बाइफरकेट होंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो ज़्यादा मार्क्स के लिए ज़्यादा चुनौती। तो जो होशियार लोग हैं वो पढ़ेंगे, और जिनको नहीं पढ़ना व्याख्या वो स्वतंत्र है मेरे तरफ से, आउट है क्वेश्चन। जो व्याख्या छोड़ने की जिनको हिम्मत, अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता है, व्याख्या छोड़ने से भी नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको, मैं बता दूँ कन्फर्म, डरना नहीं है। व्याख्या छोड़ के भी हिंदी में 75% नंबर लाएंगे बड़े मज़े से, डरना नहीं है, बिल्कुल डरिए मत। बताते हैं कैसे। तो व्याख्या अगर नहीं करेंगे तो क्यों पढ़ेंगे हम इतना पद? फिर सवाल है हम क्या पढ़ेंगे? तो कबीर, सूर का, तुलसी का आउट क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा कि तुलसी लोक मंगल के कवि थे कैसे? खत्म है भाई। 5 सारा क्वेश्चन तुलसी का देख लीजिए, 5 कविताएं रट लीजिए तुलसीदास जी का, चेप दीजिए जाके वहाँ पे। कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, कोई ज़्यादा होशियारी नहीं। फिर आप जैसे कुछ 2-4 भोले प्राणी होंगे जिनको रटना नहीं आता होगा तो उनको मेरा प्रणाम स्वीकार है, ठीक। अब उसी तरह से कबीर पे पूछेगा कि कबीर बानी के अक्षर क्या थे, वो कबीर की बानी में अखड़ता वगैरह वगैरह कैसे? तो कबीर का 5 प्रश्न बना लीजिए। सूरदास का पूछेगा भ्रमर गीत, आउट क्वेश्चन है उनका, जिसमें गोपियाँ जी को लाना दे रही हैं उनको, उद्धव को उद्धव मन न बहे 10-20, एक हुतो सो गए श्याम सबको अब राधे ईस। फिक्स क्वेश्चन है उसका। बोला कि भाई सूर की भ्रमर गीत रचना में वाग विदग्धता की चर्चा कीजिए। वाग विदग्धता क्या होता है जी? जब कृष्ण चले गए थे मथुरा से, तो गोपियाँ थी उनके विरह में व्याकुल थीं, तो उनको प्रेम पत्र लिखती थी। तो उनके बहुत ही इंटेलेक्चुअल, आज के नहीं होते हैं फर्जी इंटेलेक्चुअल, आज भी होते हैं लोग जो सूडो इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं आज भी, वैसे ये उद्धव बाबू हुए थे उस समय, फर्जी बुद्धिजीवी। तो बोलते ये तो गोपी लोग पागल हो गई है, फर्जी प्रेम पत्र आपको लिख रही है। तो किस बोले कि वो दब जाके समझा के आओ ना उसको, सही में सब पागल हो गया। बोला सही, रुकिए उन लोग हम खोपचा में लेके आते हैं। तो उद्धव उनको समझाने गए थे। तो उद्धव भी काले थे, कृष्ण तो सावले थे, उद्धव काले थे थोड़े से। तो पहले गोपियाँ कन्फ्यूज करेगी तो कृष्ण आ रहे हैं, देखिए अरे तो उद्धव निकला। तो उद्धव उसको निर्गुण परम ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए गया था। तो गोपियाँ तो सब मतलब कि पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थी, तो प्रेम का पाठ पढ़ी हुई महिलाएं थी। गोपियाँ उनको चांदी के जूते से भीगा के मारी। वही गोपियाँ उनके बोलते हैं, उद्धव उनको देते हैं परम ब्रह्म, निर्गुण परम ब्रह्म का जब ज्ञान देते हैं तो वो क्या बोलते हैं गोपियाँ कि उद्धव मन न बहे 10-20, कि उद्धव मन 10-20 थोड़ी है, एक हुतो सो गए श्याम सब को अब राधे ईश। मतलब एक ही मन था, एक ही हृदय था जो श्याम के संग चला गया। अब तुम्हारे जो ईश्वर को कौन आराधेगा अब? और कोई तुलना भी करती है कि तुम भी काले हो, काजल भी काला है, कृष्ण भी काला है, तुम जहाँ से आ रहे हो वहाँ भी काले लोग बैठते हैं। उसको बहुत बेइज्जत करती है इनफैक्ट। तो कृष्ण क्या चाहते थे? कृष्ण चाहते थे कि उद्धव के घमंड टूटे, कि भाई जो किताबी, उनके पास किताबी नॉलेज और इनके पास क्या, कौन सा नॉलेज? व्यवहारिक नॉलेज।
यही तो करना है हिंदी में, तुलना करना है। कबीर क्या कहते हैं, कबीर प्रेम के बारे में क्या बोलते हैं जी बताइए। जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो गोपियाँ कौन है, कबीर की वही तो गोपियाँ हैं जो कृष्ण की गोपियाँ हैं यहाँ पे, है ना वही। तो वो आपको वही कंपेयर कर देना है, इसका उसका इससे उसका, लेकिन कंटेंट सही होना चाहिए। वो नहीं कि ज़बरदस्ती दोहा हम पढ़ देंगे, फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना, आशिक हूँ आपका सहेली का मत समझना, इसका कोई कंटेंट ही नहीं है। मतलब ऐसी ज़बरदस्ती नहीं पढ़ देना है, मैंने सही जगह पे सही चीज़ को रखना है। तो ये हिंदी इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप जिस दिन ये जक्स्टा पोजीशन में रखना सीख गए कि भाई इस कंटेंट में संदर्भ में कौन सा देंगे, तो आप बाजी मार ले गए। तो आपका एग्जामिनर मुस्कुराएगा चेक करते समय कि हाँ लड़के में दम है, इस कंटेंट को समझने में सफल रहा। और कृष्ण तो इतने कलाकार हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, मतलब कि मैंने इंटरेस्टिंग है, हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो इसमें नहीं पढ़ना है 600 पद अगर आपको व्याख्या नहीं बनाना है, और व्याख्या नहीं बनाने से रत्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहाँ लिख के दे दूँ आप लोगों को, किसी ने आपको फर्जी डरा रखा है। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल टीचर बट आई कैन गिव यू गारंटी कि व्याख्या नहीं लिखने से रत्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा उनको हमसे दर्शन करवाइए मेरे, हमसे क्या करते हैं उसको, वो शास्त्रार्थ करेंगे पिछले 5 साल के क्वेश्चन के बाद, स्पेशली 60 से 62 के प्रश्न के बाद। जिनको व्याख्या नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, जिनको खून में ज़्यादा उबाल है, पढ़ें, ठंडे हो जाएंगे आप 600 पद पढ़ते पढ़ते। बाकी के फुल प्रश्न, इसमें से 5 प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं, तुलसी का, कबीर का और इनका सूरदास का, तो अब ख़त्म, उससे ज़्यादा है ही नहीं। 5 प्रश्न पढ़ लेते हैं तीनों पे पिछले 5 साल का, तो आउट क्वेश्चन है। लोक मंगल के कवि थे, तो वात्सल्य के कवि थे, तो सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं, तो वाग विदग्धता क्या है। तो वाग विदग्धता क्या है कि टेटिया टाइप का जवाब देना, घुमा फिरा के। महिलाएं तो इसमें शुरू से दम ये रही हैं, PhD होल्डर रही हैं कि सीधा प्रश्न तो देंगी नहीं जवाब आपको, तो घुमा के ऐंठ के जवाब देंगी। आप 100 ग्राम फेंकिएगा तो 2.5 किलो का वो माथा पटक देंगे पत्थर आपके ऊपर। तो क्या है वो, सूरदास की गोपियाँ वही तो हैं। वाग विदग्धता, वक्रता है उनमें, व्यंग्य है। यही प्रश्न और क्वेश्चन 4 प्रश्न पर पूछेगा, उसमें डरना नहीं है। इसके बाद आपका शुरू होता है एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक, जब हम लोग बागी आके आएंगे। रामचंद्र शुक्ल नहीं पढ़ना है मेरे तरफ से, ये छोड़ सकते हैं आप। चिंतामणि मैंने चर्चा किया कि चिंतामणि से भी प्रश्न व्याख्या ही पूछता है जी, व्याख्या का प्रश्न चिंतामणि का दे देगा, आपको लगेगा साला गोदान का है, किसका समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए ना भाई। दूसरा खतरनाक हो सकता है कि चिंतामणि से प्रश्न पूछ देते, क्या चिंतामणि से फुल प्रश्न 3 पूछ देगा क्या? बहुत ज़्यादा किस्मत खराब होगा तो चिंतामणि से आपका 1 व्याख्या पूछेगा। मैंने बहुत ज़्यादा आपकी किस्मत के एकदम ये लगे हुए हैं। बहुत नाराज है इस बार आपसे, तो 1 व्याख्या भी पूछ देगा और 1 फुल प्रश्न पूछ देगा। तो व्याख्या तो बनाना नहीं है, फुल प्रश्न छोड़ देंगे, डरना क्या है इसमें। 1 ही प्रश्न पूछाना, 3 थोड़ी पूछेगा ये। तो चिंतामणि को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। शेखर एक जीवनी, इसका हम अलग से चर्चा करेंगे। मेरे लिए पैरामीटर ये दोस्त, अगर आप में हिंदी साहित्य में दम है आपको पढ़ने में, तो शेखर एक जीवनी आपका पैरामीटर है। अगर शेखर एक जीवनी के प्रश्न को हाथ लगाते हैं तो आपका ऑटोग्राफ लेने आएंगे। इसका मतलब है कि आप में दम है, आप साहित्य को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उस पर कमांड रखते हैं। अगर शेखर एक जीवनी को अपने हाथ लगा दिया और आपने हिम्मत कर दी उसको पढ़ने की, तो आप में दम है मतलब। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गोदान। गोदान एक ऐसा उपन्यास है, इसकी ब्यूटी देखिए, ये यूपीएससी में तो लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य जिस भी स्टेट पीसीएस के सिलेबस में लगा हुआ हो उसमें गोदान नहीं हुए संभव नहीं है। भारत के जितने स्टेट पीसीएस इंक्लूडिंग यूपीएससी जिसमें गोदान लगा हुआ हो, उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हर साल गोदान से प्रश्न पूछा जाता है। ये इतना बड़ा आयाम लिए हुए है ये प्रेमचंद का ये उपन्यास, इतना सार्वकालिक और सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, इतना पर्टिनेंट और इतना अप टू डेट आज तक है कि इस पर से प्रश्न ही खत्म नहीं होता है। हर साल नया प्रश्न, हर साल नया आयाम, हर साल नया इसकी व्याख्या। तो गोदान को अब जितना पढ़ें कम है। मैं आज भी मतलब गोदान को कम से कम 10 बार पढ़ा हूँ। मुझे 1 पंक्ति गोदान का बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये गोदान में किसने कहा है, कहाँ से कहा है, क्यों कहा है। फायदा नंबर 1, मिनिमम 1 प्रश्न की गारंटी।
मिनिमम एक प्रश्न, फुल प्रश्न की गारंटी। उनके लिए विशेष सुविधा, बाई वन गेट वन, जो बनाना चाहते हैं व्याख्या, एक प्रश्न की गारंटी। और एक ऐसा प्रश्न जिस पे बहुत बढ़िया लिखेंगे आप। हालांकि हिंदी के अच्छे अच्छे शिक्षक आपको गोदान पर लिखने के लिए मना करते हैं, उसकी वजह बताता हूँ मैं क्यों। जैसे मैं जब लिखता था मेंस, तो मैं गांधी का प्रश्न नहीं लिखता था। गांधी जी का प्रश्न इसलिए लिखता था कि एक तो मैं महात्मा गांधी से व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, मैंने हद से ज़्यादा। मेरा व्यक्तिगत सोच है क्या है, मैं मानता हूँ और मैं इस पर कायम हूँ कि इस धरती पर अगर ईश्वर भी अवतार लिए हैं तो गांधी से न महान हुए थे न महान होंगे। तो जब मैं गांधी के प्रश्न लिखता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि गांधी पे मेरे इतने कंटेंट है मेरे पास कि एक ही प्रश्न को मैं ज़्यादा लिख दूंगा, नंबर तो मेरे पास उतने ही मिलने वाले हैं। तो गोदान के साथ समस्या यही है, चुनौती आपकी यही रहेगी। गोदान जब आप पढ़ेंगे ना तो गोदान में इनग्रॉस हो जाएंगे, खो जाएंगे, आप उसमें घुस जाएंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप आसपास, इसकी ब्यूटी यही है कि जब गोदान पढ़ना शुरू करेंगे तो हर कैरेक्टर से आपका पर्सनली जुड़ाव हो जाएगा। आप होरी को, धनिया को, अगर आप गाँव में रहते हैं, खास कर तब यदि गाँव समाज से आते हैं तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि हु इज़ होरी एंड हु इज़ धनिया एंड हु इज़ गोबर। आप अपने आसपास के समाज के लोगों को आप पहचान लेंगे, हाँ देखो यही होरी। आपके हर गांव में एक होरी है, हर समाज में एक धनिया है, एक हर समाज में आपको झुनिया से लेके गोबर तक व्यक्ति मौजूद हैं। दाता दिन माता दिन भी आपको मिलेंगे शोषण करने वाले। तो आप इस उपन्यास को पढ़ते समय आप पढ़ेंगे नहीं, आप जी लेंगे उस उपन्यास को। तो जब इतना मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में, इससे जब प्रश्न पूछेगा ना तो भावुक हो जाएंगे आप लोग। कंटेंट इतना बढ़िया आपके पास आ जाएगा ना कि आपका हाथ रुकेंगे नहीं और आपके पास समय का अभाव आ जाएगा। इसलिए अगर ये प्रश्न, मैं रिकमेंड करता हूँ प्रश्न लिखें, लेकिन इसको आखिरी में लिखें, ये मेरी वार्निंग है। गोदान कभी भी शुरू में नहीं लिखना है। गोदान का प्रश्न हमेशा आखिरी में जवाब देना है, एकदम आखिरी में, एकदम बचा कर रखिए गोदान को, एकदम अपना हृदय उड़ेल देने के लिए एकदम। जब तक एक एग्जामिनर क्वेश्चन छीन न ले, ऐसे हाथ से दबा देना क्वेश्चन, नहीं सर मैं लिखूंगा अभी, लिखते रहना है तब तक जब तक कि 3 बार घंटी न बजा जाए, 2 आदमी आपको झोंटा पकड़ के उठा न ले बेंच पर से। सारा लिखते जाना है, रुकना नहीं है गोदान के दिन। गोदान को आखिरी के लिए बचा कर रखना है। तो गोदान आपको एक क्वेश्चन की गारंटी दिलवाएगा, गारंटी के साथ साथ आपको हिंदी साहित्य के प्रति समझ दिलवाएगा। मेरा एक और मानना है कि अगर हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की सारी कविताओं में आग लगा दी जाए और एक उपन्यास गोदान और एक कहानी कफन सी बच जाए तो इस आदमी को महान बनाने के लिए काफ़ी है। इस महान, देखिए कथाकार, उपन्यासकार ऐसा पैदा नहीं हुआ भारत के इतिहास में। भारत के इतिहास में क्या, विश्व इतिहास में ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ। हम लोग कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने ही कल्चर के लोगों को। आप जो लियो टोल्स्टॉय की कहानियाँ पढ़ते हैं ना, गोदान को पढ़िए, आप पढ़िए निर्मला को, प्रेमचंद की किसी भी कहानी को पढ़ लीजिए। जब प्रश्न पूछेगा कि भाई मानसरोवर की हम चर्चा करेंगे हम लोग, सर्वश्रेष्ठ कहानी क्या है, अगर अलगोजा पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आता है, अगर बूढ़ी काकी पढ़ने के बाद आप रो नहीं पड़ते हैं, तो आप आदमी कहाँ रहे, आप तो मशीन बन गए आप लोग। फिर जब वो एक बूढ़ी काकी, जब वो जूठे फेंके हुए पत्तल पे जब वो खाना समेट रही है, चुन रही है अपने बूढ़ी अपने पोती के साथ, जब वो महिला उठती है, देखती है कि मेरी काकी वो जूठे पत्तल में से पूरी चुन रही है, तो लगता है ऐसे धरती फट जाए। अब जब वो दोनों में जब हृदय परिवर्तन होता है तो कैसे नहीं आपकी आंखों में आंसू आते होंगे। तो प्रेमचंद तो में वो खूबी है कि आपको जब चाहे जब प्रेमचंद रुला देंगे, आपको पता नहीं चलने देंगे। हम जब गोदान कभी आपको पढ़ाएंगे, हम तो गोदान से आपको प्रेम हो जाएगा कि प्रेमचंद आपके साथ कितना खेल खेलेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। उपन्यास देख के शुरुआत कहाँ से करेंगे, एकदम बिल्कुल हॉलीवुड की मूवी जैसा, कोई कहानी उसमें नहीं है, सीधे एकदम होरी धनिया का डायरेक्ट संवाद है, डायरेक्ट। फिर बीच में आप गायब हो जाएंगे होरी धनिया, फिर आपको बीच में से खड़ा कर देगा। जो गोदान का हम सिलेबस में बताएंगे आपको जब पढ़ाएंगे तो कि उसमें क्या क्या मेथड अपनाया गया है कि आप जैसा आप बीच में खड़े हैं और आप होरी धनिया को संवाद करते हुए देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं सब कुछ। अच्छा होरी ये बोला, धनिया वो बोला। जब होरी बोलेगा कि 55 तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी, धनिया उसके पहले ही चल देंगे। फिर आप वहाँ से गायब हो जाएंगे, आप फिर धनिया के हृदय में पहुँचा देंगे आपको प्रेमचंद, कहेंगे कि सुहाग ही वो तरिन था जिसके सारे ये भवसागर को पार कर रही थी। तो आप वहाँ से उठ के धनिया के हृदय में बैठ गए। धनिया क्या सोच रहे हैं आपको वो बताने लगेंगे प्रेमचंद हर जगह है, आप प्रेमचंद को कहीं नहीं पकड़ पाएंगे। इस महान उपन्यासकार की यही तो खूबी है। ये इन्होंने नहीं कहा है, विश्व के महान उपन्यासकारों ने कहा कि सबसे बढ़िया रचनाकार वो होता है जिसका जो पात्र होते हैं उसके कलमों के गुलाम नहीं होते हैं, वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपना चित्र का निर्माण करते हैं और वो पकड़ा नहीं जाए, वो आदमी उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर लें। इसलिए यूपीएससी प्रश्न पूछेंगे आपसे कि गोदान में आखिर प्रेमचंद किस में है, क्या होरी में है? तो होरी
इतना दकियानूसी है कि प्रेमचंद इतना दकियानूसी हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो आप किस में है भाई? प्रोफेसर साहब में है। तो प्रोफेसर साहब तो इतना महिलाओं के प्रति उल्टा सोच रखते हैं कि प्रेमचंद वो भी नहीं हो सकता। तो होरी में भी नहीं है, उसमें भी नहीं, तो आखिर प्रेमचंद है कहाँ? तो प्रेमचंद छिपा हुआ, प्रेमचंद थोड़ा थोड़ा सब में घुसे पड़े हैं। जहाँ मेहनत की बात आएगी वहाँ हीरो, जहाँ होरी में घुसे हुए हैं। जहाँ फिलॉसफी की, जहाँ दर्शन की बात आएगी तो वहाँ प्रोफेसर साहब में भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा दाता दिन माता दिन सब जगह पर है। तो प्रेमचंद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी उपन्यास पढ़ेंगे, जैसे यशपाल के उपन्यास पढ़ेंगे आप, दिव्या, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो आप उपन्यासकार को ढूंढ लेंगे, देखो ये है इसमें यशपाल। आप जब अंधेरे में कभी सर जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो बाद में हम जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है आपको हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि देखो ये है गजानन मुक्ति माधव बोध। क्यों? क्योंकि उन्होंने साहित्य को एक एजेंडे के तहत लिखा। यशपाल ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया, कोई छुपा छुपी खेल उन्होंने नहीं खेला। उन्होंने आपने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि बड़ा इतिहास है, कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार करने के लिए हम साहित्य लिखते हैं, नाटक और कुछ नहीं है, कोई आपका उद्देश्य नहीं है मनोरंजन ये सब। लेकिन प्रेमचंद तो किसी विधा के में बंधने वाले कलाकार थे नहीं। ये तो ऐसे उपन्यासकार नहीं थे जो समाजवादी थे या पूंजीवादी थे या साम्यवादी थे। तो इनको पकड़ नहीं पाए आलोचक आज तक। इनको आलोचक ये नहीं पकड़ पाए कि ये किस में घुसे हुए हैं, किस कैरेक्टर में प्रोजेक्ट किए हैं खुद को, आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इस व्यक्ति की सबसे महानता है। और खूबी कैसा कि आप किसी गांव के चरवाहे को पकड़ लीजिए और एक कहानी प्रेमचंद की सुना दीजिए, सुन लेगा वो, और आप उनको पकड़ लीजिए और उनको बताइए कि सुनो, आप रिपीट करना, हिमाद्रि शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, करेगा रिपीट जी। और प्रेमचंद क्या लिखेंगे कि एक गांव था, फुल स्टॉप, उसमें एक बुढ़िया रहती थी, फुल स्टॉप, उसके 3 बच्चे थे, फुल स्टॉप, एक का नाम रामू था, दूसरे का श्यामू, तीसरे का भोलू, फुल स्टॉप। बड़ा बेटा कलरकी का काम करता था, फुल स्टॉप। स्टैंडर्ड सब्जेक्ट क्या आता है? S+V+O, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे बढ़िया आइडियल सेंटेंस माना जाता है जिसमें एक कर्ता हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो। तो प्रेमचंद इसके महारत हासिल किए हुए थे। तो ये आपके उस प्रश्न का जवाब है कि हम मेंस में आंसर कैसे लिखें, क्या लक्ष्यधार भाषा के लिखें। आपको लगता है कि सिंपल प्रश्न लिखना इतना आसान है, एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, ये लिखना सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। अगर ये इतना आसान होता तो ये आदमी इतना महान कैसे हो सकता था, हैं? जिसने लिखा था एक बुढ़िया थी, फुल स्टॉप, एक रामू का नाम था उसका, फुल स्टॉप, ये आदमी आखिर इतना महान बना कैसे? फिर इनके अनुसार बनना चाहिए था उपाध्याय हरियाणा को, इनका बनना चाहिए था इनको क्या अभी बोला जिसको मैंने, रामचंद्र शुक्ल को बनना चाहिए था, जयशंकर प्रसाद को बनना चाहिए था, खूब शानदार भाषा में उन्होंने लिखा है, निराला को बनना चाहिए था। हम किसी को अंडरमाइन नहीं करें, रिपीट, डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन प्रेमचंद कथा सम्राट उपन्यासकार क्यों है? तो आपके इस सवाल का जवाब है कि नहीं कि भाषा कैसी होनी चाहिए। आप जितनी भाषा सरल लिखेंगे उतना आपका काम आसान होगा। तो आपकी भाषा सरल है तो इनफैक्ट आप चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं। जितनी भाषा सरल है आप उतना इजीली एसेसेबल है एग्जामिनर को। तो ये गोदान उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है जिसको आप पढ़ेंगे तो पहले तो आपको हिंदी साहित्य के प्रति आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको एक प्रश्न की गारंटी है। बीपीएससी की हिम्मत नहीं है कि गोदान को टच नहीं करे, एकदम करना ही करना है। और इमेजिन कीजिए आप इसको अवॉइड करके चले गए तो इंटरव्यू में ज़रूरी है कि हिंदी के प्रोफेसर हों आपके साथ, नहीं ना। तो मैं अगर मैथमेटिक्स का विद्यार्थी हूँ तो मैं प्रेमचंद को इसी उपन्यास से जानता हूँ। मैं अगर फिलोसफी का विद्यार्थी हूँ, मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, मैं बीपीएससी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मैं गोदान नहीं जानता हूँ प्रेमचंद को नहीं जानता था, कम से कम गोदान के मार्फत ही प्रेमचंद को जानता हूँ। तो मैं सबसे पहला प्रश्न कहाँ से पूछूंगा? गोदान से। नॉन हिंदी बैकग्राउंड का व्यक्ति आपको कहाँ से लेके जाएगा? गोदान पे। तो इससे बचने का चांस है आप लोगों के पास। तो इससे अगर बचते हैं तो एक अगला वीडियो बनाएंगे और 6वां बीपीएससी का तैयारी कैसे करेंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये गोदान पे हम लोग बात किए, हमको उम्मीद है ये आपको बढ़िया से पढ़ेंगे इसको और समझेंगे। मानसरोवर भाग 1, गारंटी नहीं है कि इससे प्रश्न पूछा जाए, पहले मैं रिपीट कर दूं, कोई गारंटी नहीं है कि इससे प्रश्न पूछा जाए, लेकिन ये आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्यों चाहिए? पढ़ना इसलिए चाहिए, पहला कि ये प्रेमचंद का उपन्यास है जो गोदान से मिलता जुलता कहानी, उपन्यासकार ये सब मिलेगा।
तो ये जब पढ़ेंगे आप, जब कहानी का विकास पढ़ेंगे आप, कहानी का विकास पढ़ेंगे तो कहानी के विकास में आदर्श कहानी के क्या गुण होने चाहिए वो आपको पढ़ने होंगे। अब मैं प्रश्न बीपीएससी कैसे प्रश्न पूछेगा मानसरोवर से, ऐसा थोड़ी पूछेगा कि मानसरोवर ये कहानी लिखें, पूछा ऐसा जी? नहीं ना। जैसे मैं पूछूंगा कि एक आदर्श शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, बताइए। मैं आदर्श पुलिस का नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पुलिस का एक आदर्श शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, जल्दी बताइए। अच्छा, शिक्षक में सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या होना चाहिए आप बताइए। समझा सकें, मैंने कम्युनिकेशन स्किल। और बताइए। सब गलत, सब किताब में आप लोग पढ़े में यूट्यूब में देखे होंगे। टीचर का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है जी? कम्युनिकेशन स्किल। गलत, बस सब कहानी, सब कहानी। नॉलेज किसने बोला? नॉलेज किसने बोला जी? हैं? सही है आप। ये सब कहानी आप लोग बेच रहे हैं। अरे सब कहानी है, एकदम कहानी। जवाब देता हूँ आपको, इसी का जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपको। अच्छा, आपने कभी वो सुना है कि एक लड़की आई थी रसिया से और गया कि टूरिस्ट गाइड से शादी कर ली? हैं? हुआ है ना? कैसे कम्युनिकेट करते होंगे दोनों? वो फ्रेंच, वो रसियन, और ये मगही बोलने वाला था। क्या कम्युनिकेशन रहा होगा हम लोगों का? क्या कॉमन रहा होगा कि हमारी जो एक्ट्रेस है चली गई बाहर जाके शादी करनी, वो श्रेया सरन, बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी साउथ की, हमको बहुत पसंद थी पर्सनली। वो शादी कर ली रसियन आदमी से। वो तो अंग्रेजी बोलते समय बात, रसियन तो नहीं बोलती होगी यार। कैसे कनेक्ट हुए होंगे दोनों? क्योंकि प्रेम की भाषा नहीं है दोस्त, फीलिंग। पहले क्या था? दोनों का प्रेम, दोनों का फीलिंग था। जब फीलिंग है तो एक्सप्रेशन तो होना ही होना है। भाषा कहाँ मायने रखता है? संस्कृत का एक कहावत है कि वादे वादे तत्वबोधा जायते, वादे वादे तत्वबोधा जायते। अगर तत्वबोध है, कंटेंट है, मटेरियल है, तो वाद कोई मैटर नहीं करता है, भाषा को मैटर नहीं करता है। अंग्रेजी बोलने से लोग महान होते हैं ना, तो सारे केरलाइट लोग होते यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास शिक्षा का आदर्श गुण क्या है जी? नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, मैं अगर आप यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए नहीं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, बड़ा कम्युनिकेशन स्किल है, ये एडिशनल है मेरा। ये टॉपिंग है पिज्ज़ा का। पिज्ज़ा का सिर्फ टॉपिंग से काम चल जाएगा जी? ये टॉपिंग है, कंटेंट तो मेन, बेस तो नीचे है, नॉलेज ही मेन है। तो अब ये प्रश्न पूछा मैंने कहा आदर्श शिक्षक के गुण केवल क्राइटेरिया बताए, तो आपको आदर्श शिक्षक के गुण पता होना चाहिए। तो मानसरोवर से प्रश्न कैसे पूछेगा? ये थोड़ी पूछेगा कि मानसरोवर की कहानी बताइए ना, वो पूछेगा कि मानसरोवर की किस कहानी को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, या इंटरव्यू में पूछे या मेन से पूछे, यही नहीं पूछेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे आप लोग लेते हैं और क्या बीपीएससी उम्मीद करता है आपसे, ये कोई बताएगा नहीं आपको। तो मानसरोवर से प्रश्न पूछेगा कि मानसरोवर की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है, तो आपको एग्जामिनर ने या इंटरव्यूअर ने आपको ओपन क्वेश्चन दे दिया, ये बताने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है। आप फ्री हैं बताने के लिए, जिसको ये बताएं आप। लेकिन कोई कहानी सर्वश्रेष्ठ है ये कैसे पता चलेगा? कुछ कसौटी होनी चाहिए, तो उस कसौटियों पर उसको हम कसेंगे। तो इसका कनेक्शन है कहानी के उद्भव और विकास से। तो कहानी के 6 एलिमेंट हैं, पता है आप लोगों को जी? अच्छा, अभी तो शुरू हो रहा है क्लास आप लोगों का, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, अभी सब पढ़ेंगे आप लोग। तो कहानी के 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, कहानी के 6 तत्व हैं, उपन्यास के, नाटक के, कहानी के 6 तत्व हैं। अब उन कहानी के तत्वों पे हमको इसको कसना होगा। जैसे मैंने कहा कि बूढ़ी का, कि मैंने कहा कि अलगोजा मेरा फेवरेट कहानी मुझे लगा, मैं सबसे श्रेष्ठ कहानी मैं मानता हूँ अलगोजा को। तो क्यों मानता हूँ? तो हम जो कहानी का जो तत्व है, जो कहानी के जो एलिमेंट हैं, उस कहानी के तत्वों पे हम इस कहानी को, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, उसको हम कसेंगे। अपना भाषणबाजी उसमें ज्ञान नहीं देंगे, उस कहानी के एलिमेंट पे इसको हम कसेंगे और अंत में निष्कर्ष देंगे कि इन उपयुक्त तथ्यों के आधार पे ये कहानी सर्वश्रेष्ठ है। निष्कर्ष बहुत ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, इतने में समझ जाएगा वो। हम लिखेंगे पात्र, पात्र कहानी में कैसे होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए, कम होने चाहिए, ऐसे करके बारी बारी से कस देंगे इसको। उद्देश्य से लेकर हर समय, देश काल वातावरण, पात्र हो गया, संवाद हो गया, भाषा शैली हो गई, मुहावरा का इस्तेमाल है कि नहीं, वो सब कर करके हम कसेंगे उसको कहानी के तत्वों पे। और यही प्रश्न बीपीएससी पूछेगा आपसे। तो अगर आप पढ़े रहेंगे, गोदान को पढ़े रहेंगे आप, अगर आप गोदान की भाषा को पढ़े रहेंगे, तो ये तो कॉमन है आपसे। तो जो गोदान की भाषा है वो मानसरोवर की भाषा है। सिर्फ गोदान विस्तृत है, मानसरोवर का अलग अलग कहानी के फॉर्म में, उपन्यास के फॉर्म में, भाषा दोनों की सेम है।
उद्देश्य लगभग मिल जाएगा, करेक्टर लगभग मिलेंगे, दोनों के आसपास ग्रामीण परिवेश के करेक्टर ज़्यादा मिलेंगे आपको मानसरोवर में भी और गोदान में भी। तो इसलिए मानसरोवर पढ़ना है। ये प्रश्न पूछे या ना पूछे, ये नहीं सोचना है कि अगर इसे एक ही प्रश्न हमसे पूछ रहा है, वो भी इसकी गारंटी नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें। पहले तो पढ़ना है इसलिए कि इंटरेस्टिंग है। ट्रेनों में पढ़ लीजिए, जब आप घर जा रहे हो तो बस में पढ़ लीजिए, ट्रेन में पढ़ लीजिए, जरूरी है कि आप यहीं पढ़ें। लीजर टाइम में आधे घंटे करके एक कहानी पढ़ लीजिए, मज़ा आएगा। चलिए आप नहीं पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब पे देख लीजिए, कहानी बने हुए हैं। लेकिन यूट्यूब पे देखने से लॉस क्या है? ये मानते हैं आप लोग कि कल्पनाशीलता एक अच्छी एलिमेंट है कि खराब है? इमेजिनेटिव होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो इमेजिनेटिव होने में जो यूट्यूब है ना, जो मूवी है, जो बहुत आपको घाटा पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें सब कुछ दिया हुआ है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर एनी टाइप ऑफ इमेजिनेशन। जैसे मैं गोदान पढ़ूंगा तो होली का जब देखो मैं इमेजिन करूंगा, अच्छा ऐसा गांव था, ऐसा ये था। लेकिन जब सामने कुछ दिख रहा है तो आपको दिमाग को मेहनत कहाँ करना है, तो इमेजिनेशन उसमें कम होता है। प्रयास करें, कहानी को पढ़ें। जब कहानी को पढ़ेंगे तो उससे आप कनेक्ट होंगे। तो मानसरोवर इसलिए पढ़ेंगे कि आप हिंदी साहित्य को पढ़ें और गोदान के प्रति आपकी बेहतर समझ विकसित हो। इसलिए मानसरोवर छोड़ने की अनुमति मेरे तरफ से नहीं है। कन्फ्यूजन मतलब कि व्यक्तिगत रूप से हिंदी साहित्य में प्रेमचंद, तो मैं क्या, पूरा दुनिया मानेगी प्रेमचंद से महान उपन्यासकार और साहित्यकार नहीं पैदा हुआ भारत में। लेकिन मुझसे अगर पूछें कि बीपीएससी के सिलेबस में सबसे इंटरेस्टिंग कोई पुस्तक लगी है तो वो है चंद्रगुप्त। भाई ये पुस्तक ऐसी है जो मतलब कि आपके मतलब कि नसों में बहते हुए लहू का जो उफान है उसको बढ़ा देगा। एक राष्ट्रवाद का ऐसा उफान पैदा कर देगा आपके अंदर में कि आप एकदम सीधे 1936 नहीं, सीधे एकदम पहुंच जाएंगे, सीधे एकदम पोरस और चंद्रगुप्त के युद्ध के सेनाओं के बीच में, और वो सीन को फील करेंगे आप। इसमें प्रश्न भी बहुत सेट 6 प्रश्न मत पूछेगा चंद्रगुप्त में, मात्र 6 टाइप के प्रश्न पूछेंगे। पहला, चंद्रगुप्त का नायक कौन है? आउट क्वेश्चन। चाणक्य है कि चंद्रगुप्त है? तो उसमें भी कुछ नहीं करना, नायक के कसौटी उस पर कस देना है। चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, चंद्रगुप्त की स्वाधीनता संग्राम के समय चंद्रगुप्त का जो राष्ट्रीय चेतना था वो। फिर पूछा चंद्रगुप्त के नारी पात्र। फिर प्रसाद अंततः एक प्रश्न पूछता है, उसके बारे में प्रश्न पूछता है। एक और कुछ अभी याद नहीं रहा, 5 या 6 टाइप का प्रश्न पूछता है हाँ, इतिहास और कल्पना का मिश्रण सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यही है। यही आपको हम बताना भी चाहते हैं, इतिहास और कल्पना। ये प्रश्न हम चाहेंगे थोड़ा सा हम लोग, चूँकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आपका, तो बहुत लंबा क्लास आप लोग झेल नहीं पाएंगे। जब चंद्रगुप्त जो पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे बेहतर। लेकिन ये प्रश्न आपको क्यों पढ़ना चाहिए चंद्रगुप्त, ये हम बता रहे हैं कि आखिर चंद्रगुप्त पर लिखा ही क्यों गया। इसी प्रश्न में छुपा हुआ कि चंद्रगुप्त क्यों पढ़ना चाहिए आपको। ये 1936 में ये रचना लिखी गई, जब भारत के कोई बहुत बड़ा मतलब आंदोलन नहीं चल रहा था। तब गांधी जी बैकग्राउंड में चले गए थे, दलित उत्थान में चले गए थे। कोई था वहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन भी मास्टर सूरसेन के बाद जो लगभग खत्म हो चुका था। किसी तरह का क्रांतिकारी आंदोलन भी नहीं था। आखिरी क्रांतिकारी सूरसेन थे जो शहीद हो चुके थे। लगभग भारत का इतिहास खाली था, बैकग्राउंड में चले गए थे। गांधी जी भी एकदम बिल्कुल खुला था अंग्रेज़ों के लिए। हमारा मोराल सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे था। तब है जी कि जयशंकर प्रसाद साहित्य के क्षेत्र में ऐसी रचनाओं का निर्माण करते हैं, इसमें चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी, सब पढ़े होंगे आप लोग। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि चंद्रगुप्त पढ़ते हैं तो स्कंदगुप्त भी पढ़ें। स्कंदगुप्त पढ़ने से बहुत फायदा नहीं है, चलिए मत पढ़ें, आप लोग कम पढ़ना चाहते हैं, चंद्रगुप्त पढ़ें। तो इतिहास और कल्पना का मिश्रण, ये प्रश्न जो है ना, आखिर लिखा क्यों? इसलिए लिखा कि भाई चलो यार तुम लोग हमेशा दम। अच्छा, कभी ये आपने सोचा कि इसका, इसलिए दूसरा सा विषय से हट के मैं पूछ रहा हूँ कि भाई भारत पे जो अंग्रेज़ों का शासन था उसका उद्देश्य क्या था? हाँ, उसको थोड़ा सा और ख़राब शब्द में बोले तो लूटना, और कोई उद्देश्य नहीं था। तो ये हमारा इतिहास क्यों लिख रहे थे? नहीं, अंग्रेज लोग क्यों हमारा इतिहास लिख रहे थे? वाइटमैन थ्योरी जानते हैं आप लोग? वाइट मैन बर्डन थ्योरी, रुडयार्ड किपलिंग जिसने जंगल बुक लिखा है उसने दिया था, जिसमें पढ़ा था कि अगली जातियों का कर्तव्य है कि पिछड़ों का उत्थान करें, हैं? तो उसने कहा कि तुम बर्बर थे, तुम असभ्य थे, तुमको हम सभ्य बनाने के लिए आए, लूटने थोड़ी आए हैं। और तुमको सभ्य बनाने का एक छोटा सा चार्ज है कि तुमको हम लूट रहे हैं।
तब गांधी ने कहा कि ओहो तुम सभ्य हो नहीं और हम असभ्य, ठीक है तो देखो तो हम निहत्था बैठे हुए थे, गोली कौन चलाया, तुम, तो सभ्य कौन हुए, तुम कि हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। धरासाना सत्याग्रह जिसको बनी भाई लीड किए थे, नायडू भी थी, लाठी मार रहा है, आदमी गिर रहा है उसको उठा के लेके जा रहा है, हजारों की संख्या में स्वयंसेवक लगे हैं, एक आदमी हाथ नहीं उठा रहा है। तो मिलर जो पत्रकार है, अमेरिकन पत्रकार ने लिखा था जिसने कि भाई एक सभ्य देश द्वारा एक असभ्य देश को सभ्यता सिखाने का इतना असभ्य तरीका विश्व इतिहास में नहीं मिलेगा। कि एक मार रहा है लाठी से, वो लाठी का गिर रहा है, एक दो आदमी शहीद भी हो गए थे उस दिन, लेकिन एक आदमी ने पत्थर तक नहीं मारा, चाहते तो पत्थर मार के कुछ सकते थे वो। हाँ, तो निहत्थों पे गोलियां चलाते हैं तो सभ्य कौन है? तो गांधी को यही तो एक्सपोज करते थे कि आप कहाँ सभ्य हैं, सभ्य तो हम हैं। इसलिए गांधी से लोग डरते थे कि नमक सत्याग्रह हुआ तो जब मीटिंग बुलाया, बोला कि यार कहाँ कहाँ हंगामा मचा बताओ, तो बोला कि लाहौर में एक डीएसपी ने गोली चला दी। बोला नहीं नहीं नहीं, ये लोग क्या किया? बोला आई एम सॉरी गवर्नर, इनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। तो माथा पीट के बैठ गया कि आप गांधी को कैसे अरेस्ट करेंगे भाई, वो तो नमक बना रहा था। पहले तो मजाक उड़ाया गांधी का कि अच्छा वो नमक बना, जाना तो बनाना तो नमक, उसको क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा यार, बनाने दो उसको। 72 आदमी जा रहा है, बनाना तो बुढ़ा रास्ते में मर जाएगा। बोलो 72 निकला है, हो रहेगा थोड़ी 72 लाख हो जाएगा जाते जाते, हो गया 72 लाख। तो गांधी को लोग समझ ही नहीं पाता था कि गांधी कर क्या रहा है। तो गांधी उसको इसी फ्रंट पे लाता था कि आओ भाई तुम सभ्य थे ना, तुम हमको बनाना आए थे सभ्य, देखो हम बैठे निहत्था, हम भूख हड़ताल में बैठे, निहत्थे बैठे, तुम हम पे लाठी चला रहे हो, गोली चला रहे हो, और दुनिया को बताओ कि तुम कौन सा सभ्यता सिखाने हमको आए थे। तब इन लोगों ने बोला नया तरीका अपनाया। पील कमीशन का बारे में किन लोगों ने सुना है? क्या था पील कमीशन? नहीं उसमें, हाँ इतिहास फिर से नहीं पढ़ते हैं हम लोग, अलग चर्चा करेंगे हम लोग। पील कमीशन का रिकमेंडेशन में वो था, पील कमीशन के रिकमेंडेशन में एक चीज़ और था जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, आप पढ़ते भी नहीं है क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी पूछता नहीं है। उसमें यही था कि भाई इनके हमको इन्फीरियर साबित करना एक लाइन में, मतलब कि आप बनाइए स्कूल कॉलेज खोलिए, इनका सिस्टम को ठीक कीजिए, अपने तरीके से चलाइए और इनको बताइए कि आप इन्फीरियर बॉर्न रेस हैं और आपको हम सही करने के लिए। इन्हें हमारा इतिहास लिखा कि तुम गए गुजरे लोग थे, तुम सपेरो अब बीन बजाते थे साले तुम लोग, तुमको हम सब बनाने के लिए आए। हम उसी इतिहास को पढ़ते पढ़ते फेड़ हो गए थे। इसलिए निराला आपको बोलेंगे जागो फिर एक बार, शेरों की मान में आया है आज सियार। अब पढ़ेंगे निराला को तो बोलेंगे जागो फिर एक बार। तो ये हमारे जो छायावाद के जो रचना, ये लोग जो आए, वो जब जयशंकर प्रसाद जैसे लोग आए जिन्होंने बताया कि रुको तुम्हारा इतिहास हम लिखते हैं, अब तुम क्या लिखोगे भाई हमारा इतिहास, हम खुद क्यों नहीं लिखेंगे। इसलिए चंद्रगुप्त नाटक के पहले उन्होंने 25-30 पन्नों का वो पूरा एकदम क्रोनोलॉजी दिया। तो उन्होंने कहा कि इतिहास और कल्पना, अब यही मोड़ है कि आखिर इतिहास और कल्पना, आखिर साहित्यकार ही अगर इतिहास लिखेगा तो इतिहासकार क्या करेगा हैं? इतिहासकार और साहित्यकार में क्या अंतर है? यही अंतर है, इतिहासकार क्या करता है कि फैक्ट्स लिखता है, और साहित्यकार उसमें क्या करता है, रंग भरता है। चंद्रगुप्त आप लोगों से पढ़ा है कि नहीं? किसी ने पढ़िएगा, आई एम श्योर कि मैंने रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी तो पढ़ा होगा ना कि राजा पोरस जब लड़ते लड़ते जब हार गया तो सिकंदर के सामने पेश किया गया, तो सिकंदर बोला कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो वह ऐंठा हुआ आदमी एकदम रक्त पोंछते हुए जवाब देता है कि वही एक जो नरपति दूसरे नरपति के साथ व्यवहार करता है। तो ये साहित्य है, ये फैक्ट है कि जब पोरस सिकंदर के सामने जब हार गया तो उसके सामने आया गया, लेकिन पोरस और सिकंदर में क्या बात हुआ ये साहित्य बताएगा। ये साहित्यकार की कल्पना है, ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। यहीं पे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होता है, जब इतिहास, कभी कभी इतिहासकार ही साहित्यकार बन जाता है। इतिहासकार जब कल्पना करने लगे तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता है। याद कीजिए वो पद्मावत का सीन, वो पढ़ा देखा ना मूवी आप लोगों ने, कि जब राजा रतन सिंह को जब पीछे से तीर मारता है तो अलाउद्दीन खिलजी को बोलता है कि इतिहास तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। जवाब पे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही बढ़िया जवाब देता है, जो आपके उस सवाल का जवाब है कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए कि नहीं। क्या बोलता है अलाउद्दीन खिलजी? बड़ा हंसता है क्रूर तरीके से, बोलता है इतिहास कौन लिखेगा, इतिहास मैं ही लिखूंगा ना, इतिहास क्या माफ़ नहीं करेगा हमको। इतिहास के पन्नों को जलाते हुए का सीन याद है अलाउद्दीन खिलजी का? कौन लिखता है? आज अकबर के आकलन करते हैं अकबरनामा पे, वाह रे वाह। हुमायूं का आकलन हुमायूंनामा पे, और बाबर का आकलन बाबरनामा पे। इससे बड़का चाटुकार इतिहासकार क्या होगा?
तो इतिहासकार कल्पना करने लगता है। ये काम साहित्यकार का था। तो चंद्रगुप्त नाटक वही है। उन्होंने इतिहास के उन तथ्यों को उठाया है, इतिहास के उन चरित्रों को उठाया है जिसने विदेशी सत्ता को चुनौती दी। और आपको क्या लगता है कि जब पूरा मगध लड़ने से इनकार कर दिया, जब भारत का एक आदमी, एक राजा सिकंदर के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ, एक छोटे से देश का एक बहादुर राजा खड़ा होता है पोरस, तो उसके हार जीत से क्या फ़र्क पड़ता है जी? उसके हिम्मत को सलाम कीजिए और सोचिए उस सिचुएशन को, जब सिकंदर जैसे भयानक मतलब कि सेनापति के सामने अकेले चट्टान की तरह वो आदमी खड़ा है और हारने के बाद वो बोलता है, ऐंठता हुआ जवाब देता है कि वही जो राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सोचिए वो आदमी कैसा रहा होगा, सोचिए वो कितना कलेजे वाला, कितना साहसी आदमी रहा होगा, इतिहास में क्या स्थान है उसका। आप लोग चंद्रगुप्त पढ़ रहे हैं तो राजा पोरस का नाम भी जानते होंगे, बाकी तो राजा पोरस को नाम सुने भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने आपको बताया नहीं है बात। तो चंद्रगुप्त पढ़िए, चंद्रगुप्त पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। बीपीएससी में मेरे लिए समझ के बाहर की चीज़ हो गया कि बीपीएससी आखिर से प्रश्न इतना कम क्यों पूछता है। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बहुत ज़्यादा मतलब कि लगातार रिपीट होते हुए हमको चंद्रगुप्त दिखा नहीं है, लेकिन जब लगातार नहीं पूछा है तो 67th 8 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब पिछले 2 साल से लगातार चंद्रगुप्त का प्रश्न नहीं पूछा गया है तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रगुप्त पढ़ें, मात्र 6 टाइप के प्रश्न पूछेंगे, ओनली 6 टाइप्स। वैसे हम प्रयास करेंगे कि ये चंद्रगुप्त आप लोगों को हम पढ़ाएं ताकि आपको रटना, हम अगर हमसे संभव होगा तो हम पढ़ाएंगे। मात्र 6 टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, भयानक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार आपको होगा। ये किताब आप 2-3 घंटे में पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिए जब भी मौका मिले इसको लेके पढ़ लीजिए, पीटी के पहले ही पढ़ सकते हैं। मेरे तरफ से ये रिकमेंडेड, छोड़ना नहीं है इसको। अंधेर नगरी ये सबसे अधिक मंचित, सबसे अधिक मंचन किए जाने वाली रचना है। ये सब इतनी पतली सी पुस्तक, इसको पढ़ने में 20 मिनट लगेगा आपको, मात्र 3-4 कैरेक्टर। अब मज़ेदार ये, और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर, और बड़े मज़ेदार इसके जवाब लिखेंगे आप। लेकिन इसके लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है कि जब आप अंधेर नगरी पढ़ते हैं तो एक बुक और पढ़ लें। क्या? भारत दुर्दशा। ये यूपीएससी में लगा हुआ है। अंधेर नगरी भी वही है, सेम है दोनों। भारत दुर्दशा इसलिए पढ़े कि भारत दुर्दशा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। दोनों का रचना का लगभग सेम है। यूपीएससी में लगा, बीपीएससी में नहीं लगा है। भारत दुर्दशा की जो भाषा है, भारत दुर्दशा का रचनाकार है, भारत दुर्दशा का जो परिस्थिति है, सब अंधेर नगरी से मिलता जुलता है। तो जब आप कंपेयर करने की बात करेंगे, जब अंधेर नगरी में जाति व्यवस्था पे कमेंट करेंगे तो आप कहाँ से कंपेरिजन लाएंगे? तो हम भारत दुर्दशा का लिख देंगे, एक लाइन 2 लाइन पंक्तियाँ उसकी वहाँ से उठा कर रख देंगे कंपेयर करने के लिए। तो भारत दुर्दशा भी बहुत पतली पुस्तक है, बहुत मोटी पुस्तक नहीं है। कुछ नहीं तो कम से कम 4-5 कविताएं को पन्ने में लिख लें कहीं कॉपी पे, जो आपको रेडी रेफरेंस के लिए तैयार रहे। इसको तो छोड़ना बेवकूफ़ी है। 5-6 प्रश्न इसलिए पूछेंगे, बहुत नवजागरण का तत्व, आउट क्वेश्चन अंधेर नगरी का, कि नव जागरण के तत्व क्या हैं। तो ये आपको छायावाद का प्रश्न है। इनफैक्ट छायावाद और नवजागरण के तत्व, छायावाद और नवजागरण, ये प्रश्न पूछता है। तो छायावाद में जो नवजागरण का तत्व है वही तत्व यहाँ है, खाली एग्जाम्पल रहेगा अंधेर नगरी का। और इमेजिन कीजिए मात्र सिर्फ पूछता है छायावाद और नवजागरण, तो हम एग्जाम्पल अंधेर नगरी का दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चंद्रगुप्त का भी दे सकते हैं, तो अंधेर नगरी वहाँ भी काम आएगा। हाईली रिकमेंडेड, सबसे कम समय में तैयार होने वाला, सबसे अंकदायी नाटक। यूट्यूब पे देखें, पढ़ें, हाईली रिकमेंडेड। इसके आंसर आप लोग बताएंगे शिक्षक लोग, बाद में मौका मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे इस पर विशेष आपसे। राम की शक्ति पूजा। ऐसा कहा जाता है कि निराला ने ये जो रचना है गुस्से में किया था। गुस्से में इसलिए कि पहला तो लोगों ने कहा कि यार हिंदी में वो शक्ति नहीं है, हिंदी में वो क्षमता नहीं है कि जो भावनाओं की जो क्लिष्टता है, जो भावनाओं का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एक्सप्रेस कर सके। तो अच्छा ऐसा है, रुको। तो उन्होंने 18 पंक्तियों का, 18 शब्दों का एक पंक्ति लिखा, जिसको हम तो पढ़ के भी नहीं पढ़ पाएंगे। बोलेंगे क्या आप लोगों को? हाँ ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि रुको तुम लोग हम लिखते हैं ऐसा। उन्होंने बता, शुरुआत के जो पन्ने हैं उन्होंने ये बताने के लिए लिखे कि ऐसा नहीं है कि हिंदी कोई किसी से इन्फीरियर भाषा है या हिंदी में भावनाओं के कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं है।
हम बताते हैं तुम लोगों को लिख के दिखाया। बाद में धीरे धीरे शुरू में लगा करिए क्या लिख रहे हैं, लेकिन जब राम की शक्ति पूजा को पढ़ेंगे तो मतलब निराला के प्रति आप मतलब आप चकित रह जाएंगे कि आखिर मतलब ये आदमी इतना यंग एज में आदमी आखिर मतलब इतना कैसे सोच सकता है। भाई ये हमने जैसे कि हमने क्या इनको खंड काव्य बोलते हैं हम लोग। जैसे हुआ क्या कि पहले हम लोग रचनाएं कैसे करते थे, राम पे कृष्ण पे से रचनाएं हुई ना, तो हमने बोला कि ठीक है यार हमको एक बहुत बड़ा मैसेज देना हो तो हम एक कैरेक्टर को उठा लेंगे ऐसा जिस कैरेक्टर से आप पहले से जुड़ाव रहा है, जिस कैरेक्टर को पहले से आप जानते हैं, और उसके एक पार्ट को हम उठा लेंगे और उसको हम आधुनिकता से जोड़ देंगे। तो निराला वही किए, बोले कि बहुत हो गया यार, तुमने राम को भगवान बना दिया, राम को दशरथ पुत्र बना दिया, राम को अलौकिक शक्ति बना दिया, हम राम को इंसान बना देते हैं। तो राम को इंसान बना दिए, राम को धरती पे ला दिए। वही साकेत में जो राम कहते हैं कि संदेश नहीं मैं इस स्वर्ग लाए, धरा को ही स्वर्ग बनाने आया है ना, संदेश नहीं भूतल पे मैं स्वर्ग लाया बोलते हैं वो। तो ये वही उन्हीं का रिफॉर्म रूप है ये, जो राम को जो कि ये बिल्कुल मानवीय शक्ति बना देते हैं। इसमें राम दशरथ नंदन नहीं है, नहीं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये राम को बिल्कुल आम इंसान जैसा बनाते हैं, जिनको हार का डर है, पराजय का डर है, जो रोते हैं, जिनको ये डर है कि हम हार जाएंगे। ये वो राम नहीं है कि जब सीता को वापस लाने क्रम में जब शक्तिवान जब लक्ष्मण को लगता है तो राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मैं जब वापस आऊँगा अपनी माता को क्या जवाब दूंगा कि भाई कहाँ गया। अब बोलते हैं कि नारी हनी विशेष क्षति नहीं। ये तुलसीदास के वो राम नहीं है जो भाई के जब मृत्यु करीब आता है तो उनको एहसास होता है कि भाई अगर पत्नी की हानि हो गई, पत्नी मर गई, किडनैप हो गई तो कोई विशेष हानि इसमें नहीं है। ये तुलसी का राम नहीं है। वो तो वो राम है जो सीता के लिए बोल रहे हैं कि हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। जब उनको लगता है कि जब राम देखते हैं कि जो शक्ति है, जो शक्ति जो आदि स्रोत है शक्ति की, वो रावण को गोद में लिए बैठी हैं, तो विभीषण को बोलते हैं कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। कहते कहते छल छल हो गए दीर्घ नयन। अब बोलते मित्रवर होगी न विजय समर। देखिए ईश्वर, अगर ईश्वर होते थोड़ी डर होता। देखते हैं कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। देखो तो सिस्टम का, बोलते हैं कि जिधर अन्याय है शक्ति उधर ही है। बोले विजय समर नहीं होगी मित्रवर। तब है जो कि उनको जामवान उनको सलाह देते हैं कि शक्ति करो मौलिक कल्पना करो पूजन, और छोड़ दो समर जब तक सिद्धि न हो रघुनंदन। मैंने राम को भी चाहिए मोटिवेशन, राम को भी चाहिए प्रेरणा, राम को भी चाहिए कि अब शक्ति पहचान। अभी नौबत आ गया है कि राम रो रहे हैं, राम को सांत्वना दे रहा है, और राम है जो कि अकेले से बैठे हुए हैं, सामने मसाल जल रहा है, पूरा छत बिछत होकर सेना वापस आई है। और निराला बड़ा बढ़िया उनको लिखते हैं कि है अमान सा उगलता गगन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। कि चारों तरफ एकदम अंधकार है, चारों तरफ घनाघोर अंधेरा है। अमान सा उगलता गगन घन अंधकार, अमान सा मतलब रात, उगलता गगन घन अंधकार, जो आकाश है एकदम पूरा घना अंधकार उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। दिशा का ज्ञान भी पता नहीं चला किधर दिशा, तारे भी नहीं दिख रहे हैं, पवन खामोश है। देखिए राम की स्थिति ऐसी है, एक ऐसा आदमी जो चारों तरफ टूट गया है, एकदम हारा हताश आदमी, फिर वो खड़ा होता है उठ के कि नहीं हम इसको लड़ेंगे, हम वापस लाएंगे सीता को, जो उद्देश्य लेकर आएंगे। तो ये शुरू में आप जैसे उनको लगा कि हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जब इसको समझेंगे राम की शक्ति पूजा को तब को, तो आप उसको अपने से जोड़ पाएंगे। ये आपका संघर्ष है, ये हम सब का संघर्ष है। हम सब कभी निराश हुएंगे जीवन में, हम सब कभी हार का सामना किए होंगे, हमारे पास भी कुछ जाम्बवान होगा जो हमारा हौसला बढ़ाया होगा। तो राम की शक्ति ही है। ये आपकी कहानी है, आपकी कविता है, जिसको पढ़ते समय आपको इंटरेस्ट जागना चाहिए। अब प्रश्न आउट है कि राम को शक्ति पूजा का केंद्रीय तथ्य क्या है। तो क्या शक्ति की मौलिक कल्पना है केंद्रीय तथ्य है? क्या सीता की मुक्ति केंद्रीय तथ्य है? क्या रावण अंग्रेज का प्रतिनिधित्व कर रहा था? क्या सीता की मुक्ति के बहाने राम पूरी नारी जाति की मुक्ति का बात कर रहे हैं? क्या सीता के मुक्ति के बहाने जो राम है या निराला जो है वो भारत की मुक्ति की बात कर रहे हैं? क्या राम ही गांधी हैं? यही तो प्रश्न है इसमें। क्या राम ही तो गांधी नहीं है? जो शक्ति की मौलिक कल्पना कर रहे हैं, गांधी भी तो वही करते थे, संघर्ष करते थे, संघर्ष और विराम, संघर्ष और विराम, गांधी करते थे ना संघर्ष। राम क्या शक्ति की पूजा करने क्यों गए थे? शक्ति के लिए ना। गांधी कहाँ चले गए थे बीच में? गांधी लगातार कहाँ किए हैं? गांधी आंदोलन करते हैं, गायब हो जाते हैं, शक्ति संचयन के चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आंदोलन करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कहीं निराला भी तो वही नहीं है? क्या निराला गांधी को जो राम नहीं बता रहे हैं? यही प्रश्न आपको उसमें पढ़ना है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? कौन इसको खराब बोल रहे थे जी आप? आप समझ में आ रहा है कुछ? जब अभी तो हम हिंदी शुरू ही नहीं किए।
भाषा तो भावना समझ, फिर वही बात है कि श्रेया शरण ने रूसी आदमी से कैसे शादी किया, कैसे वो बोला आई लव यू उसको रूसी में, अरे क्या समझी होगी ये सुंदरी। यार भावना प्रिवेल करता है वहाँ पे। लोग तो आजकल आंखों में बात करते हैं भाई, ऐसा सुना है मैंने, वो तो कला मुझे नहीं पता है भाषा के नहीं। सरोज स्मृति आउट क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन। पहला कि सरोज स्मृति शोक गीत है, आउट क्वेश्चन। नहीं निराला कहीं है। अब देखिए निराला को देखिए, पहले जो हमने जितनी आज की रचनाएं पढ़ी हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होगा अभी फिल्म भी आ रही है चंद्रवरदाई की, क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता है, तो हमने जितनी कहानियाँ पढ़ी, प्रेमिकाओं के लिए लोगों ने एकदम तलवारें उठाई हैं, खून की नदियाँ बही हैं, है ना, प्रेमिकाओं के लिए, पत्नी के लिए नहीं। इसलिए बीच में कभी जोक आता है कि अभी सब है जो कि जितने जो भगवान हैं सब हथियार के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कृष्ण हैं जो बांसुरी के साथ बैठे हैं, तो बोला कि भाई वो प्रेमिका के साथ हैं, बाकी लोग पत्नी के साथ हैं। तो ये अंतर है दोनों में। तो इसमें वही बात है, अभी तक प्रेमिकाओं पे तो बहुत कविताएं लिखी गई थी। प्रेमिकाओं के लिए लोगों ने सरहद सदा में जो कि हिंदी साहित्य का सिलेबस बढ़ा दिया इन लोगों ने अपनी प्रेमिकाओं के चक्कर में। लेकिन निराला उल्टा निकले, निराला ने पत्नी को प्रेमिका बनाया। राम क्या कहते हैं राम की शक्ति पूजा में कि हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यहाँ प्रिया कौन है, उनकी पत्नी है, कोई प्रेमिका नहीं है। तो प्रेमी पत्नी है जो कि यहाँ पे शीर्ष स्थान पे है, पत्नी ही प्रेमिका है। तो उसी तरह से पुत्री पे कोई कविता ही नहीं लिखी गई। तो ये प्रश्न पूछा, इनकी पुत्री का देहांत हो गया था, एक छोटा सा घाव हो गया था यहाँ पे आर्मपिट में, बाद में वो किसी तरह से इलाज में टीबी भी उनका हो गया, बहुत दुखद इनका मृत्यु हुआ, अपनी बेटी को बचा नहीं पाए पैसे के अभाव के कारण। तो ठीक है, अकेली इनकी बेटी थोड़ी मरी थी, अकेली बेटी इनका ऐसी कितनी की बेटियां मरी थी। लेकिन निराला में बाकी पिताओं में क्या अंतर रहा, निराला में बाकी पिताओं में यही अंतर रहा कि निराला ने सरोज को अपनी बेटी से हटाकर पूरे अवध समाज का बेटी बना दिया, पूरे मिडिल क्लास फैमिली का बेटी बना दिया। निराला की जो सरोज है हर उस बात की बेटी है जो मरने के लिए अभिशप्त है इलाज के अभाव के कारण। इनका जो दुख था, इनका जो गुस्सा था, जो दुख था, जो दर्द था, वही सरोज स्मृति में है। सरोज स्मृति में वही है जो बेटी को ना बचा पाने का दुख, बेटी ये जानते हुए कि हमको बेटी को का इलाज की ज़रूरत है, उसको पैसे की ज़रूरत है, और उसको एक बाप बचा नहीं पाए तो उसका क्या फीलिंग रहेगा। मैंने क्या सोचता होगा वो आदमी जिसकी बेटी मर रही होगी इलाज के अभाव में, उसको बचाने के पास पैसे नहीं होंगे, उसकी नानी के पास वो रह रही थी, बेचारा लिखता था, कविताएं लिखता था, कविताएं इसकी रिजेक्ट होती थी इस आदमी की, और उसकी बेटी जी की ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही हो, और एक बाप हताश निराश बाप अपने बेटी की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हो। कितना भयानक दृश्य रहा होगा, क्या इस निराला के दिमाग में चलता होगा। तब निराला सरोज स्मृति में, आपको कुछ याद है, कुछ सरोज स्मृति कुछ पंक्तियाँ याद है? जाना तो अर्थ गमो पाए पर रहा सदा संकुचित का, लक्कर अनर्थ आर्थिक पद पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। वो बोलते हैं कि जाना तो अर्थो गमो पाए, मैं अर्थ पैसे कमाने का सारा उपाय तो मैं जानता था, पर रहा सदा संकुचित का है, लेकिन हमेशा हाथ खाली रहा। लक्कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, लगातार लिखता रहा, आर्थिक पथ पे समर को मैं हारता रहा। तो ये और बोलते, अब जब इनकी बेटी जब ये मर जाती है तभी लिखते हैं, बड़ा ही भयानक तरीके से इस पर बीपीएससी प्रश्न पूछता है। वो लिखते हैं कि इस हाँ क्या लिखते हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। हाँ ये लिखते हैं कि मतलब कि याद करने दीजिए हमको, पता नहीं आप लोग पढ़ते क्यों नहीं जी। उसको लिखते हैं कि हाँ जब इनकी बेटी मर जाती है तो अपने लेखक होने पे उद्धिकार करते हुए लिखते हैं, फिर भूल गया मैं, धिकार करते हुए लिखते हैं कि हाँ इसी कर्म पे वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। जब इनकी बेटी मर जाती है तो कहती है कि हो इसी कर्म पे वज्रपात, इस कर्म पे वज्र गिर जाए, मतलब मेरे जो लेखकीय कर्म पे वज्रपात हो जाए, हो इसी कर्म पे वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा मात, यदि धर्म है ईश्वर है तो सब वज्र गिर जाए मेरे ऊपर, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, मैं जितना भी लिखे वो सब खत्म हो जाए, विनाश हो जाए, नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। बोलते कन्यागत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण, के हे कन्या कि मैं अपने सारे गत कर्मों का, पुराने कर्मों का मैं अर्पण करके तुम्हारा तर्पण करता हूँ। तर्पण हम कब करते हैं, जब हमारे प्रिय लोग जब मर जाते हैं तो उनको हम तो वही बोलते हैं, हम तर्पण में क्या करते हैं, अपना सारा गत कर्म हमें जो कि हम तुमको कर देते हैं अर्पण।
सोचिए मैंने फ्रस्ट्रेशन के किस ऊंचाई पे एक बाप पहुंच गया जो अपने बेटी को बचा नहीं पाया, उसको एक फोड़ा का इलाज नहीं करा पाया। एक लेखक इतना ब्रिलियंट, इतना महान और इतना एकदम पुरुषार्थी आदमी अपने एक बेटी को एक फोड़ा का इलाज कराने के बाद में मर गया। तब इस आदमी ने उठाया कलम और अपने उस दुख को उड़ेल दिया यहाँ पे। तो जब इसको पढ़ें तो आप ऐसे आप ईश्वर से दुआ करें कि जिस दुख से, जिस तकलीफ़ से निराला जी गुजरे, कोई और आदमी ना गुजरे। आप इसे पढ़ें। अब बीपीएससी का फिक्स पैटर्न कि सरोज स्मृति एक शोक गीत है, कैसे? आउट क्वेश्चन, कोई नाटक नहीं करना है। शोक गीत एलिजी का एकदम सीधे क्राइटेरिया पे कस देना है सरोज स्मृति को। आज 4-5 इसकी पंक्तियाँ याद रखना है। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड, कभी नहीं छोड़ना है इसको। चांद का मुख टेढ़ा ये गजानन माधव मुक्ति बोध की एक रचना है। इसमें हमको पढ़ना है चांद का मुख टेढ़ा में अंधेरे में। बहुत लंबी कविता है। अंधेरे में ये बीपीएससी में लगा हुआ है, यूपीएससी में एक लगा हुआ है जो उसको आपको पढ़ना है मेरे तरफ से। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस किसको बोलते हैं? जो वैसा आदमी जो यंग एज में मर गया, जिसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई, वो बावड़ी में बैठा रहता है, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो ब्रह्म राक्षस को पढ़ना है आपको। क्यों पढ़ना है कि दोनों की भाषा शैली एक है। पहले जान लीजिएगा थोड़ा सा गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में जान लें। एकदम अल्ट्रा टाइप के आदमी थे, एकदम बिस्खुरा टाइप का आदमी, एकदम भयानक क्रांतिकारी, घोर कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों की एक चीज़ है जो मुझे बड़ा पसंद है, हालांकि मैं इस विचारधारा से बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। पहले नंबर तो ईमानदार टाइप का आदमी होता है। मुझे कम्युनिस्ट को भ्रष्ट नहीं दिखा आज तक। एक नेता कम्युनिस्ट का भ्रष्ट नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए। 25 साल तक जो मुख्यमंत्री रहा बसु जी हमारे, वो 2nd फ्लोर पे 2 BHK में रह के मर गए। जो 20-25 साल तक मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल में, वो 2 BHK के फ्लैट में शिफ्ट हुए। कम्युनिस्ट का भ्रष्ट नहीं देखते होंगे। इनका आइडियोलॉजी एकदम क्लियर है और इनको रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका आइडियोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं। तो साफ साफ यशपाल ने कह दिया था कि मेरा साहित्य का उद्देश्य आपका मनोरंजन नहीं है, मेरा साहित्य का उद्देश्य है अपने आइडियोलॉजी को आप तक पहुंचाना। तो उसी कड़ी में है गजानन माधव मुक्ति बोध। नागपुर में ये 60 के आसपास की रचना है। 1955 में नागपुर में का एम्प्रेस मिल था, वहाँ पे मजदूरों ने हड़ताल किया था, उसी को लेकर कुछ घटना घटी, पुलिस फायरिंग हुई। उसमें ये पत्रकार थे। बाद में अचानक से उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गया कि फांसीवाद सरकार आ गया। जब इसको जो भी टीचर इसको पढ़ाएंगे उनसे चर्चा कीजिएगा। ये घोर संघ के विरोधी थे, आरएसएस के घोर विरोधी थे। और 1955 में इनको ऐसा एहसास हो गया कि भाई अब फांसी सरकार आने वाला है। जब नेहरू जी का देहांत हुआ तब इनको लगा कि भाई, इन्होंने चिट्ठी लिखा अपने मित्रों की कि दोस्त अब फांसी सरकार आ जाएगा। देखिए उसमें बीजेपी की स्थापना नहीं हुई है, जनसंघ की स्थापना 1955 में हुई है। एक सांसद इसके पास नहीं है जनसंघ के पास। दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल मतलब कि फ्यूचर दिख नहीं रहा है जनसंघ का। बावजूद इनको गजानन माधव मुक्ति बोध जी को आदाम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता है कि अब फासिस्ट सरकार आने वाला है। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने ही होंगे, मठ और द्वार सब लिख पढ़ते हैं वो। तब मैं थोड़ा बार बार मैं अपने आप से पूछा, मैं पढ़ते समय जब आपके जैसा तैयारी करता था कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिसकी वजह से इतना इनको डर हो गया कि नेहरू जी के मरने के बाद संघ वाला कब्जा कर लेगा सिस्टम पे, सब चीज़ ये कर लेगा। तो मुद्दा यह था कि इन्होंने एक किताब लिखी थी भारत के इतिहास पे, जो मध्य प्रदेश के सरकार में, मध्य प्रदेश के बोर्ड में लगी थी। उन्होंने इसमें हिंदू देवी देवताओं पे बहुत ज़्यादा कठोर टिप्पणी किया था, अभद्र टिप्पणी। तो संघ वाले लोग चले गए राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास। तो राज्यपाल बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, राज्यपाल से मिलने ये भी गए। तो बोले कि देखो मुक्ति बोध, बाकी तो ठीक है लेकिन हम मदद नहीं कर पाएंगे तुम्हारी, तुम सीएम से मिलो। संघ वालों ने इतना हल्ला मचाया कि वो सिलेबस से हटाना पड़ा इनके पुस्तक को, जो मुक्ति बोध ने लिखी थी। तो मुक्ति बोध इस बात से व्यक्तिगत रूप से खुन्नस खाए, उन्होंने ये लिखा अंधेरे में। तो इनके बारे में कई आलोचकों ने कहा है कि ये सिजोफ्रेनिया के मरीज हैं। ठीक, तो अंधेरे में कविता लिखने का पर्पस, अंधेरे में आप देखिए एक व्यक्ति है जिसको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। कविता का एक फॉर्मेट है, आप पढ़ेंगे जब शुरू करेंगे टीचर लोग, वो कविता का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में कविता लिखेंगे ना। लेकिन आपके पास कहने के बहुत सारा है, फॉर्मेट फिट नहीं होता, तो कैसे लिखेंगे? तब इस व्यक्ति ने नया चीज़ ईजाद किया जो आपका बीपीएससी में पूछेगा। उसको उन्होंने कहा फैंटेसी शिल्प। रिमाइंडेड आउट क्वेश्चन, फैंटेसी शिल्प।
ये उन्होंने नया चीज़ ईजाद किया इस आदमी ने, इसी के लिए इनको हिंदी साहित्य में जाना जाएगा। और यही प्रश्न बीपीएससी पूछेगा, फैंटेसी शिल्प क्या है। अब व्याख्या में पूछेगा इनकी कविताएं 2-4, जैसे अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और द्वार से। तो फैंटेसी शिल्प इन्होंने क्यों बनाया? इन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा रुको, तो हमको तो भाई कविताएं लिखनी है, हमको बहुत सारा चीज़ लिखना है, अस्त व्यस्त हमको लिखना है, कविता के फॉर्म में तो आएगा नहीं, तो हम कैसे लिखें? तब इसने फैंटेसी शिल्प ईजाद किया। इनका जो मेन नायक है वो सपना देख रहा है। तो सपना कैसे देखते हैं आप लोग? सपने में कोई तारतम्य होता है? सपना देखते हैं तो कोई फिक्स पैटर्न होता है क्या? कभी पहाड़, कभी नदी, कभी झरना, कभी जंगल, कभी ऐसा होता है ना। तो सपने का फिक्स पैटर्न है ना है। तो इसने, इस आदमी ने होशियारी से क्या किया, अपने नायक को सुला दिया कि नायक सपना देख रहा है। नायक में सपना में कुछ भी देख सकता है भाई, गांधी को देखेगा, नेहरू को देखेगा, गांधी जी बोरा लेकर बैठे हुए हैं ऐसे वहाँ पे चौराहे पे, जैसे ही आता है तो सुभाष भी दिखते हैं, उनको शिशु, नवजात शिशु देते हैं कि ये भारत का शिशु है, नवजात शिशु को तुम रखना, पे गांधी जी गायब हो जाते हैं। सपने में आदमी कुछ भी देख सकता है, उसको फ्री है। ये आदमी एक कदम आगे चले गए और सपने में भी सपने देखने लगे, डबल सपना। मान लो कि सपना में कोई कन्फ्यूजन हो जाता हो तो रुको, तुम लोग तो हमको तंग करोगे, फिर सारा आलोचक लोग साले, तो रुको तुम हम इलाज करते हैं। सपने में भी सपना चला गया, डबल सपना देख रहे हैं हम, सपना का होल स्क्वायर। तब तो हम आलोचक के हाथ से बाहर हो गए जी। तब आलोचकों ने कहा कि वो इस सिजोफ्रेनिया का मरीज है, ये कुछ भी बकवास करके जा रहा है। लेकिन इनफैक्ट इसने आग लगाने वाली बात लिखी है। सिजोफ्रेनिया मतलब है जो गजनी, हाँ, जो गजनी में हुआ था आमिर खान को, लगभग कुछ भी जो काल्पनिक चीज़ों को सच मान लेता है, तो इसको उसने कहा दिया कि ये सिजोफ्रेनिया का मरीज है, इसको सीरियसली तुम लोग मत लेना। लेकिन यूपीएससी में महान व्यक्ति बैठे थे, इस कविताओं को उसने जोड़ दिया। देखिए यूपीएससी में कम्युनिस्ट विचारधारा कितना स्ट्रांग है कि यूपीएससी ने यशपाल की पुस्तक को जोड़ा, दिव्या, इनके भी कविताओं को जोड़ा, ब्रह्म राक्षस है, लॉबी मजबूत है। तो ये कविताएं पढ़ेंगे, पहले तो इंटरेस्टिंग, आपको अटपटा लगेगा कि क्या लिख रहा है यार, ये कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, मैंने अजीब लगेगा आपको। लंबी कविताएं एकदम बिल्कुल बिखराव टाइप का एकदम, और उसमें सब कुछ एकदम ऐसा सा भाषा का प्रयोग होगा, साला का प्रयोग करेंगे वो, तुमने स्वार्थ के टेरियर कुत्ते को पाल लिए, माँ बाप को घर से निकाल दिया, लिया बहुत बहुत कुछ, दिया कुछ नहीं, जीवित रह गए, तुम मर गया देश, चुल्लू और पानी में डूब मरो, क्या नहीं लिखेगा आदमी ये, ठीक। स्वार्थ के टेरियर कुत्तों को पाल लिया, क्या क्या भरपूर उड़ेल लगा अपना गुस्सा को। ये कविताएं लिखी कब, इनको बीमार पड़ गए, इंदौर को हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो इनको जो इनको नर्स सेवा करते थे उसी से इनको प्रेम हो गया, तो उसी नर्स से इन्होंने शादी कर लिया। इनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा विवादित रहा है, इनकी कविताएं उससे ज़्यादा विवादित हैं। तो वहीं बैठ के साथ में लिख दिया, कुछ भी आल-बल लिख दिया, लिख के पटक दिया। लेकिन जब बाद में समीक्षा करके पाया गया तो आग फैला के चला गया आदमी। ने शानदार कविताएं लिखी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आपकी चुनौती क्या है? आपकी चुनौती है कि इसको टफ मान के आप छोड़ दें, लेकिन एकदम पर्टिनेंट है और एकदम रिलेवेंट है। मुक्तिबोध व्यक्तिगत रूप से मैं इस आदमी को रात्रि भर पसंद नहीं करता, मैं क्लियर कर दूँ, रात्रि भर नहीं। लेकिन अब मेरी मर्जी से तो बीपीएससी प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे इनकी कविताएं पसंद है। अब ये लिखेंगे जैसे आग है जो कि जलेगा तो कैसा रंग होता है जी? अब बहुत तेजी में जाने लगा तो ऊपर का फ्लो कैसा होता है? ब्लू। गेरुआ होता है क्या? इनका आग गेरुआ जलता है। देखिए ये आदमी उल्टा ये बोलते हैं, मुक्तिबोध बोलते हैं कि भाई फांसी सरकार आ जाएगा। इनसे बड़ा फासिस्ट कौन है जो आग को गेरुआ बता रहे हैं? ये हरा रंग को भी गेरुआ देखते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो हरा रंग में इनको गेरुआ दिखता है, एकदम वन साइडेड, एकदम वही एजेंडा वाला आदमी। लेकिन दुनिया इनको दिखता है कुछ और। इनका व्यक्तिगत जान पर, जैसे यशपाल का ही पढ़ लीजिएगा। यशपाल के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? यशपाल है जो कि क्रांतिकारी रहे हैं, लोग नहीं जानते यशपाल के बारे में। शायद लोग बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कुछ नहीं, क्रांतिकारी थे और साथ ही क्रांतिकारी से प्रेम कर लिए थे। इनको गोली मारने का आदेश देते थे चंद्रशेखर आजाद, देखते हैं गोली मारने का, जान मुश्किल से बचा था इनका। बाद में ये भी कुछ और हो गए। झूठा सच इनका पढ़िएगा उपन्यास, इसमें झूठा कौन है सच कौन है पता नहीं चलता है। दिव्या पढ़ लीजिएगा, मारिस में यशपाल दिख जाएंगे आपको। खैर वापस इस पे आते हैं। तो ये आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रश्न लिमिटेड है, प्रश्न इसमें बीपीएससी के पास ज़्यादा स्कोप नहीं है। अगर हम होते तो मैं पूछता फैंटेसी शिल्प और ये अंधेरे में, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा से नहीं बनता है। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लें पुस्तक को और इसकी
5-6 लाइनें, जैसे मैंने बताया, व्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और द्वार सब, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, स्वार्थ के तेजर कुत्तों को पाल लिया, माँ बाप को घर से निकाल दिया, बहुत लिया, बहुत बहुत ज़्यादा दिया, कुछ नहीं, मर गए तुम, जीवित रह गए तुम, मर गया, ऐसे ऐसे करके 5 कविताएँ लिख लीजिए, 5-6 कविताएँ, वही आपको बार बार पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं पढ़नी है। ये किताब आपको इंटरेस्टिंग है, आपको बांधे रखेगी, लेकिन ब्रह्म राक्षस के साथ पढ़ना है। ब्रह्म राक्षस में भी फैंटेसी शिल्प है, उसमें भी जो उनका जो नायक है वो जाकर बावड़ी में छुपा हुआ है और वहीं से वो ज्ञान बाँच रहा है। इनका सब नायक वैसे ही है, इनका कोई भी नायक लड़ता नहीं है। यशपाल में जो यशपाल की खराब प्रॉब्लम यही है, इनके कम्युनिस्ट इतिहासकारों के उपन्यासकारों की प्रॉब्लम यही है। यशपाल के जब पढ़ेंगे दिव्या उपन्यास यूपीएससी में लगा हुआ, तो उसमें जब मारिस कैरेक्टर है, उसके देश पे हमला हो रहा है और ये शराब पी के भाषण दे रहा है कि तुम लड़ो तुम लड़ो तुम लड़ो। हम क्या करेंगे, हम तो भाषण देंगे जी। लड़ता इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। यहाँ भी इनका जो नायक है बावड़ी में छुपा हुआ है और यहाँ इनका नायक रूम में छुपा हुआ है अंधेरे में, डर से कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। ऐसे सपने में देख रहा है कि बाहर देखा था वो बैंड जा रहा था, बैंड में डोमा जी उस्ताद भी था, शहर का कुख्यात हत्यारा। उसमें पुलिस वाले देखे, बैंड में नेता देखे, सब देखे, बोला हाय है सबको मैंने नंगा देख लिया, सबको हमको गोली मार देगा, अब भागो रूम में छुप जाओ। तो एकदम पर्टिनेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको मतलब अटपटा लगेगा, लेकिन 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। ब्रह्म राक्षस जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्म राक्षस में भी फैंटेसी शिल्प है। दोनों का नायक भगोड़ा है, दोनों का नायक छुपा हुआ है, दोनों सिजोफ्रेनिया का मरीज है, दोनों अल बल कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, दोनों में सामंजस्य है। दोनों को पढ़ेंगे, क्वेश्चन कम बनेगा, नंबर ज़्यादा मिलेगा इसमें। वापस आते हैं, ये उन बहादुरों के लिए जिनके खून में उबाल ज़्यादा है। ये उन देवताओं के लिए जिनको सच में हिंदी साहित्य में जिनको चुनौतियाँ पसंद है, तो ये पढ़ेंगे। जैसे एक जोक था दिल्ली में हम जो पढ़ते थे, तो कि भाई एक सांड था जो सबको मार रहा था ढूसी से, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक दुबला पतला लड़का झोला लेके जा रहा था, बोला हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। बोला है कैसे? बोला अभी देखो। वो गया, उस सांड के कान में कुछ बोला, सांड बैठ गया नीचे। तो बोला यार तुमने ऐसा क्या बोला? बोले कुछ नहीं, उसको यूपीएससी का सिलेबस बता दिए। ये वही है। ये आपका बीपीएससी वाला है, ये आपका बीपीएससी वाला है कि अगर आपको लग रहा है कि आप साहित्य बहुत पढ़ लिए, अब तो जो सामने जो डीएसपी हमको ज्ञान देने आया है, इसको तो हम ज्ञान दे देंगे, अभी साला क्या जानता है मेरे से ज़्यादा, तो ये पढ़ लीजिएगा। शेखर एक जीवनी, ये 2 पार्ट में है। शेखर जीवनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपका सिलेबस में है। शेखर जीवनी चलता है रिवर्स। पुराना फिल्म में देखते होंगे, जहाँ फिल्म में शुरुआत होता है एकदम 2 पैर दौड़ रहा, धा 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 दौड़ रहा है, धाएँ धाएँ गोली चला, कुछ नहीं, कौन मारा कहाँ से आया पता नहीं चला, फिर बैकग्राउंड चला जाता है सब कुछ, है ना, थ्रिल क्रिएट करने के लिए। वो थ्रिल ही यही है। शेखर को फांसी की सज़ा हो चुकी है। शेखर फांसी की सज़ा का इंतजार करते हुए काल कोठरी में बैठा हुआ है। शेखर एक क्रांतिकारी है और शेखर अपने जीवन को रिवाइंड कर रहा है। शेखर अपने जीवन को फिर से रिवाइंड कर रहा है कि हम क्या क्या किए, क्या क्या नहीं करना था, क्या क्या करना था, जीवन को रिवाइंड कर रहा है शेखर। वही रिवाइंड है शेखर एक जीवनी के उपन्यास। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें कि इसकी बहन है शशि। शशि और शेखर का संबंध है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी उसकी प्रेमिका दिखती है, कभी उसकी बहन दिखती है, कभी उसकी गुरु दिखती है, और शेखर बड़ा प्यार से बोलता है शशि तुम ही तो वो जीवन की वो धार हो जिसको तलवार के शान पे मुझे बार बार चढ़ाया जाएगा। शशि मैं नहीं तो तुम नहीं तो मैं भी कहाँ। तो शशि और जो शेखर का जो संबंध है, कहीं कहीं प्रेम के स्तर को छूता है, कहीं कहीं मातृत्व के स्तर को छूता है, कहीं कहीं मित्रता के स्तर को छूता है, कहीं गुरु के स्तर को छूता है। तो ये आपको कन्फ्यूज करेगा, ये आपको एकदम माइंड को एकदम ये करेगा, एकदम सोचने का मजबूर करेगा कि शेखर, हाँ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप का है। इसलिए शेखर पर जो प्रश्न पूछेगा उतना ही खतरनाक पूछेगा। पहला तो शेखर और शशि के बीच में कैसा क्या संबंध है, तो उसको किस संबंधों के किस स्तर पर देखते हैं, उसका बहुत सारा संबंधों को व्यंजित करता है शशि और शेखर। इस पर से यकीन मान लीजिए क्रांतिकारी का कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। शेखर एक जीवनी इंटायरली एक व्यक्तिगत एक मैंने पर्सनालिटी से रिलेटेड उपन्यास है। ये गोदान जैसा नहीं है जहाँ बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और ये फनिस्वा रेणु की मेला आंचल भी नहीं है जहाँ 250 कैरेक्टर हैं और सब कैरेक्टर पर थोड़ा सा फोकस है। कैरेक्टर कम है और उसी कैरेक्टर के अंतर्मन की व्याख्या है। ये एक कैरेक्टर क्या सोचता है, जो उस पर फोकस करता है, मतलब ये व्यक्ति पे जूम करता है, समाज पे नहीं भाई। हाँ, तो ये जब व्यक्ति पे फोकस करेंगे, जैसे कि आप ये शुरुआत होता है मोहन राकेश से। इनफैक्ट हमने सब जब इतिहास में हमने जो साहित्य लिखना शुरू किया तो पहले हमने किसके लिखा, राजा राजाओं का,
फिर लिखा सामंतों का, फिर चले गए आप हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ेंगे, फिर गरीबों पे चले गए हम। तो यार मध्यम वर्ग भी कोई चीज़ है कि नहीं? मोहन राकेश ने कहा कि मध्यम वर्ग भी कोई चीज़ है कि नहीं, इस पर भी सोचो ना। तो उसने कहा आषाढ़ का एक दिन, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और अब क्यों नहीं पढ़ते हैं मैं नहीं समझता हूँ। आषाढ़ मैं आज भी पढ़ता हूँ यार, आषाढ़ का एक दिन, जहाँ वो मालविका दोनों प्रेम करता, कालिदास मालविका, पत्नी उसकी माँ बोलते कि शादी क्यों नहीं करता है, बोलता है कि अभी कुछ है नहीं ना, जैसे हम डीएसपी बन जाए तब तुमसे शादी कर लेंगे। तो उसकी माँ बोलती है कि जिस अभाव के लिए तुमसे शादी नहीं कर रहा है, कल वही अभाव की पूर्ति से शादी ना करने का बहाना बनेगा, वजह बनेगी, और वही होता है। कालिदास बन जाता है, मालविका को छोड़ देता है। तो ये जो मिडिल क्लास का जो द्वंद्व है, मिडिल क्लास का जो दर्द है, फिर मालविका उससे शादी करती है जो कालिदास का सबसे चिर प्रतिद्वंदी था। तो मिडिल क्लास का दर्द दिखता ही नहीं था किसी को। शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास जो फ्लैट में रहते हैं, घरों में रहते हैं, छोटे से घरों में रहते हैं, तब मोहन राकेश ने ये शुरू उठाया कि नहीं हम लिखेंगे। तो उन्होंने लिखा आषाढ़ का एक दिन। और कौन सा लिखा था मोहन राकेश ने, बताइए? आधा अधूरे। हाँ, इसमें आप देखें, आपने उनका वो पढ़ा होगा, इनका और एक कौन उपन्यास थे जिसमें जस्टिस के बारे में लिखा था, नाम उनका भूल गया मैंने मिडिल क्लास पे फोकस किया। तो उसी मिडिल क्लास पे फोकस करते हुए ये पुस्तक लिखी गई कि भाई आपने बहुत लिखा सामंतों पे, राजाओं पे, गरीबों पे। क्यों साहित्य गरीबी गुरुओं के लिए होना चाहिए खाली? क्यों साहित्य में कैरेक्टर सामंत और राजा ही रहेंगे? मिडिल क्लास कब रहेगा? पढ़ता तब का वही है। पाठक कौन है आपका साहित्य का? वही हीरो नहीं है, वही साहित्य में चर्चा में कहीं नहीं है। तो इन लोगों ने लाया कि हम लाएंगे मिडिल क्लास वालों को। वो क्या सोचते हैं जो दो घरों में रहते हैं? वो क्या सोचता है जो फांसी की कोठरी में सजा का इंतजार कर रहा है अपनी मौत का? क्या चलता है शेखर के दिमाग में? ये उस पे है। कॉम्प्लिकेशन अलर्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम सलाह नहीं देंगे आंसर ये करने का। खतरा कब है कि जब इंटरव्यू बोर्ड में आपका मिल गया कोई हिंदी साहित्य का ज्ञाता, तो आपको यहाँ ले जाएगा वो। चांसेस कम है। इसको वही पढ़ेंगे जिनको साहित्य में रियली में इनको इंटरेस्ट है। जो सिर्फ बीपीएससी के लिए साहित्य पढ़ रहे हैं वो इसको नहीं पढ़ेंगे, इनके प्रश्नों को आप समझ नहीं पाएंगे। और हमको डर है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे हिंदी साहित्य कौन सा आएंगे हमको नहीं पता है लेकिन हमको डर है कि वो भी नहीं पढ़ाएंगे इनको मैं इसको पढ़ने के लिए मैं इतना रिसर्च किया इस पर कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं दिल्ली की लाइब्रेरी की किताबें छान मारा कि एक टीका टिप्पणी लिखने की हिम्मत नहीं है किसी को इस पुस्तक पे। अरे इस पुस्तक की आलोचना करने की हिम्मत नहीं किसी को, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। इस पुस्तक की आलोचना करने से पहले 1000 बार लोग सोचेंगे, समझ ही नहीं आएगा उनको, औकात के बाहर हो जाएगी उनको। ये इतनी ब्रिलियंट रचना इस आदमी ने लिख दिया है इसको। तो इस पुस्तक को अब तब पढ़ेंगे जब कंटेंट हो। अगर हमसे संभव हुआ तो हम कंटेंट इसका बनाएंगे आप लोगों के लिए। मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। तो हमको उम्मीद है कि बीपीएससी का सिलेबस पे हमने लंबी चर्चा की। बीपीएससी के मेंस में कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, कौन सी पुस्तकें क्यों पढ़नी है, किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा किए। बावजूद इसके आप लोगों का अगर फिर भी कोई प्रश्न बचता है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, उनके लिए जो वीडियो देखेंगे।